जो टेररिज्म और एनी अदर दूसरा है सोशल साइबर क्राइम, जिसमें पैसे नहीं, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका सुख चैन, आपकी जान तक जा सकती है। many students believe that they have antivirus software on their devices. सिर्फ ये करके अगर आप सोचो कि मैं हर टाइप के साइबर अटैक से बच जाऊंगा, तो फिर वो सही। बहुत सारे टर्म्स आते हैं सुनने के लिए, वेव, टोर, ऑनियन राउटर्स, सिल्क रोड, ये सब क्या है? फिर सिल्क रूट वॉज अ वेरी नटोरियस साइट कुछ साल पहले तक। वहाँ पे आप जाके कोई भी इलीगल चीज़ ऑर्डर कर सकते थे, ड्रग्स एंड अवैध हथियार एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एनी सच थिंग एज डिजिटल अरेस्ट और वर्चुअल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में नहीं है। मैं उनको डिजिटल अरेस्ट का ही बता रहा था, तो उन्होंने बोला था आप जो बोल रहे थे मेरे साथ हो गया और मेरे 1.5 करोड़ रुपए चले गए। One particular case which is quite close to your heart. तो उसके तहत मैं उज्जैन में डीआईजी था। छोटे बच्चे, मतलब 5 साल के, 6 साल के, दे वर डाइंग। They were dying. Hello there, my name is Mrityunjay Chobe. I have with me a very special guest who needs no introduction at all. Dr. Varun Kapoor. He is an IPS officer of 1991 batch. He is currently serving as the Special Director General of Police. Sir, thank you so much for coming here. थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सर, हम लोग रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में और एक वीडियो हमारे सामने आई कि उसमें आप बता रहे थे कि जो टेररिज्म है और एनी अदर नेचर ऑफ क्राइम इज़ नॉट द नंबर वन थ्रेट टू मैनकाइंड. नंबर वन थ्रेट ये है साइबर सिक्योरिटी. कुछ एलाबोरेट करेंगे आप? जी, देखिए मैंने इसलिए इस आधार पे बोला क्योंकि मेरा अनुभव पूरे दुनिया में है काम करने का पुलिस ऑफिसर के रूप में। मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है एज अ पुलिस ऑफिसर। मैंने अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मतलब दुनिया के मुख्य भाग में काम करने के बाद, हर प्रकार के अपराध को देखने के बाद, हर प्रकार के सिक्योरिटी सिचुएशन को भी देखने के बाद उसको डील करने के बाद, इस अनुभव के आधार पर अगर कोई पूछे तो मैं बोल सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से जो उत्पन्न असुरक्षा होती है वो सबसे बड़ा खतरा है। और उसका कारण बहुत सिंपल है। उसका कारण मेरी नज़र में सिर्फ एक है कि लोगों को साइबर दुनिया में खतरा नहीं दिखता। बहुत अच्छी दुनिया है, साधन सुविधाओं से लैस है, एंटरटेनमेंट से युक्त है। आप कहीं बैठे किसी से फ़ोन पे बात कर लो, पैसा ट्रांसफ़र कर लो, मूवी डाउनलोड कर लो, गेम खेल लो, एक बटन दबा के दुनिया के किसी कोने में दोस्ती कर लो। मतलब इट्स अ वेरी गुड वर्ल्ड। पर उसमें खतरा नहीं दिखता। कोई आपके चाकू लेके आके लूटता नहीं उसमें, तो फिर भी आप लुट जाते हो। कोई आके आपको कट्टे से फायर करके जान नहीं लेता, फिर भी जान चली जाती है। ब्लू व्हेल चैलेंज एंड ऑल, कई बच्चे जान अपनी गंवा गए। खतरा दिखा नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, जो खतरा दिखता नहीं वो दिखने वाले खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और यही हो रहा है, लोगों को खतरा दिख नहीं रहा। उनको लग रहा है इज़ अ वेरी सेफ, सिक्योर एंड अ वेरी गुड वर्ल्ड, मतलब मज़ा करिए, और आराम से किसी ना किसी प्रकार के अपराध में वो फंस जाते हैं। बिकॉज दुनिया वो भी एक दुनिया है। खतरा दिखता नहीं है, बट खतरा ज़रूर है वहाँ पे। फिजिकल थ्रेट नहीं है वहाँ पे। फिजिकली थ्रेट प्रेजेंट आपके सामने नहीं है, बिकॉज दुनिया ही आभासी है। बट वो दिखेगा भी नहीं आपको फील भी नहीं होगा। एंड एज ह्यूमन बींग्स हम ऐसे बने हैं कि हम उसी खतरे से डील करते हैं जो हमें दिखता है या हमें जो महसूस होता है। बट जस्ट इमेजिन अ डेंजर विच यू कैन नॉट सी एंड विच यू कैन नॉट फील, देन व्हाट यू गोइंग टू डू अबाउट इट? यू आर गोइंग टू डू नथिंग बेसिकली, unless until you are ready to deal with that danger. So that is the point. We are not prepared enough. We are not prepared, we are not ready, we don't even, मतलब हमको तो लगता भी नहीं कि है ना। तो फिर जब लगेगा ही नहीं तो फिर आप कुछ करोगे भी नहीं। You have mentioned that there are two types of cyber fraud, social and financial. Can you explain this to our viewers? साइबर फ्रॉड नहीं, साइबर क्राइम, आई विल से दैट आई मेक 2 मेन सेक्शंस ऑफ इट। वन, एक है फाइनेंशियल साइबर क्राइम, जिसमें लोगों के पैसे जाते हैं एंड कम जाएं ज़्यादा जाएं, बट वो जनरली फिशिंग अटैक बेस्ड होता है। दूसरा है सोशल साइबर क्राइम, जिसमें पैसे नहीं, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका सुख चैन, आपकी जान तक जा सकती है। उसके उदाहरण हैं साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऐसे करके कई सारे अपराध हैं जिसमें लोगों का नाम, प्रतिष्ठा इन्वॉल्व जाती है। तो ये दूसरा सेक्शन मैं बनाता हूँ साइबर क्राइम का। तो दो हैं यहाँ पे, दो बेसिक, दोनों से सतर्क रहने की दो आवश्यकता है। कैटेगरीज। यस ऑफ कोर्स। हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे एआई का सहारा लेकर, और हमने एआई को बहुत सारा कमांड दिया। पहले हमने पूछा कि देश में कितने आईपीएस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हैं और लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे नाम आए। फिर हमने उस एआई को कमांड दिया ग्रुप को कि आप टॉप 10 आईपीएस ऑफिसर का नाम बताइए जो देश में सुरक्षा को लेकर सक्रिय हैं और लोगों को शिक्षित कर रहे हैं।
उसमें बड़े बड़े नाम आए थे, उसमें अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उसमें आपका भी नाम था। वेरी नाइस। आपको क्या लगता है कौन सी रैंक मिली होगी? मैंने खुद तो कभी नहीं सर्च करके देखा, बट मेरे अनुभव से अगर आप बोल ही रहे हो टॉप 10 में है तो 4 या 5 नंबर पे होगा, मिडिल में कहीं। सर आपको नंबर 1 पोजीशन अरे रखा वाह। गया, यानी कि आप देश के नंबर 1 आईपीएस ऑफिसर हो वेरी नाइस। जो शिक्षित कर रहे हो लोगों को एक्टिवली। ये आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट है। थैंक यू। दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर, रादर ग्रेट फीलिंग ऑल्सो जी। ग्रेट ऑनर ऑल्सो कि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ आपका नाम नंबर 1 पे आ जी। गया। वेरी गुड, थैंक यू। आपको लगता है ये आपने रिसर्च किया था पहले इसके बारे नहीं, में? मैंने नहीं किया, मैंने आपको बोला ना, इसलिए मैंने सोचा था कि 4वें 5वें नंबर पे अगर होगा तो आप बोल रहे थे है तो फिर कहीं बीच में कहीं होगा। नंबर आप देश के नंबर 1 आईपीएस ऑफिसर इसमें। अमेजिंग। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपका नाम शायद हिस्ट्री में लिया जाएगा, क्योंकि आप एक्टिवली लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वेरी नाइस ऑफ यू टू से दैट। आपके हिसाब से कितने लोगों तक आप पहुंच चुके होंगे अभी तक? देखिए, जो मेरे पास डेटा जो उपलब्ध है, जी। क्योंकि मैं जनरली आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी पीपल आई हैव डन सेशंस फॉर। उसकी मेरी लिस्टें भी हैं मेरे पास, जो फिजिकल सेशंस हैं, इवन वर्चुअल सेशंस की भी हैं। तो मैं जितना डेटा उपलब्ध है मेरे पास, उसके मुताबिक तो द फिगर इज़ अराउंड 10 lakhs के 10 करीब, लाख? जिनको मैंने डायरेक्टली संबोधित किया है, ईच वन। तो हर को भी अगर आप मल्टीप्लाई करो कि 2-3 को तो बताते ही होंगे, तो या 30 2-3 को इफेक्ट करते ही होंगे, तो 30-40 लाख प्लस ये डेटा मेरे को मालूम है। बाकी जो मेनी ऑफ दी पॉडकास्ट एंड ऑल दैट जो मैंने किए हैं, वो पता नहीं कितने लोगों इसको ने आप देखे छोड़ के हैं। बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ इसको आप छोड़ के बता रहे हैं? हाँ, इनको छोड़ के ये जो 10 मेरे पास फिजिकल सेशंस एंड कुछ डिजिटल सेशंस जो कोविड के समय मैंने किए थे, हाँ, हाँ, हाँ। उनकी भी लिस्ट मेरे पास आती थी, वो जो वेबिनार्स होते थे। बट ये जो पॉडकास्ट हैं, बाकी जो यूट्यूब चैनल है, अब वो कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग उससे जानकारी ले रहे हैं, ये एग्जैक्टली डेटा मेरे पास नहीं है। बट इसके छोड़ के भी 10 लाख हैं। अब इसको ऐड कर दो तो फिर आई डू नॉट नो, मे बी क्वाइट अ लॉट। मतलब 10 लाख तो कंफर्म है, हाँ और बाकी जितना हो सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर जिन 10 लाख जिनको मैंने बोला है, हाँ। उन्होंने भी किसी के साथ शेयर किया होगा, क्योंकि कई लोग मिलते हैं। जैसे मेरे को एक बार मैंने एक वेबिनार किया था मुंबई में, हाँ। तो फिर वो एक व्यक्ति ने मेरे को वापस आके बताया था कि मैंने अपनी बिल्डिंग में सबको कलेक्ट किया जी। सोसाइटी में, और सबको जो आपने बताया था वो मैंने बताया। हाँ। तो दैट मस्ट बी सो मेनी पीपल। देन हम एक प्रोजेक्ट रन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट साइकॉप्स, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं और उनको जाके रिपल इफेक्ट जो होता है ना, ताकि वो जाके स्टूडेंट्स को बताएं। तो वो एक टीचर को हमने ट्रेन किया, यही कंटेंट मैं देता हूँ उनको, मेरे भी सेशन होते हैं, 1-2 और सेशन होते हैं। तो वो लोग फिर जाके बच्चों को बताते हैं, और पता नहीं उनने 100 को बताया, 200 को, 500 को बताया, तो वो फिगर तो बहुत लार्ज होगा। बट फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश की, इट इज़ स्टिल अ ड्रॉप इन द ओशन, आई थिंक। जस्ट अ पीनट। यस। Many students believe that they have antivirus software on their devices. They don't download unknown files from unknown sources. Do you think they are safe? दे आर सेफ इन अ वे, यस। कुछ तो किया उन्होंने। यू हैव सिक्योर्ड योर सेल्फ फ्रॉम सम टाइप ऑफ साइबर अटैक। अगर आपके पास अपडेटेड एंटीवायरस है, इसको बोलते हैं साइबर हाइजीन की एक्टिविटी, तो अच्छा है आपने रखा है। इट्स अ गुड हैबिट टू हैव अ गुड हाइजीनिक एक्टिविटी। यू डोंट डाउनलोड फ्रॉम अननोन साइट्स, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर ये सुरक्षा के उपाय हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, इनको भी करना चाहिए, बाकी उपाय भी करने चाहिए। बट सिर्फ ये करके अगर आप सोचो कि मैं हर टाइप के साइबर अटैक से बच जाऊंगा, तो फिर वो सही नहीं है। You mean to say they are safe to some extent, टू सम एक्सटेंट to some degree, लेकिन entirely पूरी तरह से सेफ नहीं है? they are not totally secured. There are many ways. Suppose somebody calls you and traps you. So what is the antivirus going to do for you? Or what is that app जो आपने unknown source से नहीं डाउनलोड किया, what is that going to do for you? It is just a phone call. तो उससे बचना कैसे है? तो एक दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। जैसे मैंने बोला ना, सुरक्षा उपाय ऐसे बहुत सारे हैं, करने भी चाहिए, नॉट दैट। बट वो एक मेन चीज़ क्या है, वो जो करनी चाहिए जिसमें आप सबसे सुरक्षित होगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टर्म्स आते हैं सुनने के लिए, वेव, टोर, अनियन राउटर्स, सिल्क रोड, ये सब क्या है? यू सेड टॉर, टोर और क्या बोला आपने? सिल्क रोड, ये सब, Silk Road। डार्क वेव, अनियन राउटर्स, ये सब क्या है? डार्क वेब तो इंटरनेट का पार्ट है। देर इज़ 100% अगर इंटरनेट है तो 75% इज़ डार्क नेट या डार्क वेब, एंड 25% सरफेस नेट, जिसको हम यूज़ करते हैं। डार्क नेट
इज़ दी 75% ऑफ इट। तो वो बना है इसलिए कि जनरली लोग सोचते हैं डार्क वेब या डार्क नेट मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए है। यस, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत होती हैं, बट वो सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बना है। इट्स अ वेरी लार्ज स्पेस, तो वहाँ डेटा स्टोरेज, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना डेटा स्टोर करने के लिए उसको उपयोग करते हैं। बना उसके लिए था, बट बिकॉज उसमें इतने लेयर्स हैं, उसको एक्सेस करने के लिए नॉर्मल ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, उससे आप नहीं कर सकते उसका एक्सेस। द अनियन राउटर जिसे बोलते हैं, टॉर ब्राउज़र, उससे ही आप एक्सेस कर सकते हैं उस डार्क नेट को। और वहाँ पे फिर ये इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो सिल्क रूट जो आप बोल रहे थे, दैट वाज वन ऑफ द वेबसाइट्स जो डार्क नेट पे बेस्ड थी, और वहाँ पे वो आप टॉर ब्राउज़र कर लेके उसको आप एक्सेस कर सकते थे। गूगल पे एक्सेस नहीं होता? नहीं, गूगल तो वो तो एक साइट है, बट जो सर्च आपके इंजन जो वो हैं, आप जिससे आप करते हो उनको ब्राउज़र्स, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उससे नहीं कर सकते। टॉर ब्राउज़र आता है, उससे आप कर सकते हो। अच्छा। एंड फिर सिल्क रूट वाज अ वेरी नटोरियस साइट कुछ साल पहले तक। वहाँ पे आप जाके कोई भी इलीगल चीज़ ऑर्डर कर सकते थे, ड्रग्स एंड अवैध हथियार एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट्स एंड वट एवर दिस काइंड ऑफ मटीरियल, आप उसको ऑर्डर करते और बिटकॉइंस में उसमें पेमेंट होता था और वो घर तक पहुंच जाता था वो कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल। तो ये बहुत साल से चल रहा था। उसके बाद इसको यूरोपोल बोल के एक संस्था है, लाइक इंटरपोल, यूरोपियन पुलिस, और उसके साथ FBI ने, सिर्फ यूरोप के अंदर बेस्ड? हाँ, वो यूरोपियन, लाइक इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस भारत पोल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया। हाँ, तो वो यूरोपोल ने FBI के साथ मिलके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करी, सारे टॉर ब्राउज़र के जो लेयर्स होते हैं उनको हटाया, ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट्स उन्होंने निकाल लिए, पूरी गैंग को पकड़ लिया जो सिल्क रूट चलाती थी, और वो सब उनको सज़ा भी हो गई, सब हो गया। तो वो चीज़ बंद हो गई। बट ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर ब्राउज़र एंड इसी पर लोग सवाल पूछते हैं पुलिस से खास तौर पे जी। कि जब इंटरपोल कर सकते हैं, यूरोपोल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? क्या हमारे बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती है? जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? कहाँ हम लेक कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया में, वो सॉल्व होते हैं, डिटेक्ट होते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसमें, और बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जाते हैं और इंटर स्टेट ही पकड़े जाते हैं। तो वो पूरी कार्रवाई तो होती है, देयर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देयर इज एवरीथिंग इज इन प्लेस, बट समटाइम्स बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। आप डेड एंड्स तक पहुंच जाते हो, लाइक अगर जो क्राइम होता है वो किसी फेक एड्रेस क्या सिम से क्राइम हुआ, तो फिर आप वो फेक एड्रेस तक पहुंचते हो, फिर उसको अन्य तरीकों से, अब आई कैन नॉट टेल यू डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट उसको अन्य तरीकों से फिर एक्चुअल सोर्स तक पहुंचा जाता है। तो कभी कभी आप सफलता मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है, बट दैट डजंट मीन दैट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एंड जॉइंट एफर्ट इज नॉट देयर। इट्स ऑफ कोर्स देयर। कोऑर्डिनेशन होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। बहुत बार, let's say, I'll give you an example that if a student is searching for a job, जी। and if he gets a phone call regarding a job, how can he distinguish between a fake and real calls? But there is no way for that you can actually distinguish कि मैंने सुन के समझ गया कि ये फेक कॉल है। हाँ। वो तरीका तो कोई है नहीं। ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, साइबर क्राइम से बचना है, साइबर क्षेत्र में सुरक्षित रहना है, तो उसका सोल्यूशन इज़ नॉट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इज़ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। आपका टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बोला ना, एंटीवायरस डालो, अच्छा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, दिस इज़ जस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड, है ना। तो टेक्नोलॉजी तब तक सफल होएगी जब तक नई कोई टेक्नोलॉजी ना आ जाए, या नया कोई तरीका ना आ जाए, मोडस ऑपरेंडी जिसे बोलते हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, वो होता है साइकोलॉजिकल सोल्यूशन, आपके माइंड से आता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड आई बिलीव साइकोलॉजी विल चेंज योर बिहेवियर। तो एक बार आपका बिहेवियर इन द वर्चुअल वर्ल्ड बदलेगा, तब आपको वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी। बिकॉज टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, तरीके भी बदलते रहे, एमओजीज को बोलते हैं। तो इसीलिए फ़ोन कॉल का जैसे है ना, फ़ोन कॉल से फिशिंग बहुत होती है ना, फंसाते हैं और लोगों को। उसका तरीका क्या है, अब आपने, अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर लड़ते रहो तो आपको नहीं पता भी नहीं चलेगा कौन सा कॉल फेक है, कौन सा सही है। पर अगर आपने अपना माइंडसेट बदला है, अगर आपने साइकोलॉजिकल, जो मैं बोल रहा हूँ, माइंडसेट को बदलना, वर्चुअल दुनिया को अलग मानना, रियल दुनिया को अलग मानना, अगर आप ये डिफ्रेंशिएट पहले करो, और फिर यहाँ के तरीके अलग हैं, यहाँ के तरीके अलग हैं, तो जब आप वर्चुअल दुनिया के तरीके अपनाओगे, अपने माइंड को बदलोगे, बिहेवियर को चेंज करोगे, तब आपको सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे फ़ोन कॉल का आपने बोला, यू विल नॉट नेवर नो विच इज़ अ फेक कॉल और विच इज़ अ ट्रू कॉल।
तो Never. यू विल नेवर नो बाय द कॉल, आपको नहीं समझ आएगी, बल्कि दे आर क्रिमिनल्स, तो वो तो आपको और उनका तो Genuine काम ही लगेंगे, है, हाँ, हाँ। वो तो और फंसाएंगे आपको बड़े तरीके से। उनकी आवाज़ सुन के या उनकी बातें सुन के आपको नहीं समझ आएगी कि ये फेक है। तो आपको अपना माइंडसेट बदलना है। दैट मीन्स आई ऑलवेज से फ़ोन कॉल में फिशिंग अटैक होता है वो, जिससे आपको फंसाते हैं। वो ईमेल से भी हो सकता है, फ़ोन कॉल से भी हो सकता है, एसएमएस से भी हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। पर उसको आप पहचानोगे कैसे? तो देर इज़ नो श्योरिटी, बट देर आर इंडिकेटर्स। मैं हमेशा बताता हूँ लोगों की इंडिकेटर होते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फिशिंग हो सकता है नहीं, ये आपको नहीं पता चलेगा, उसको आपको बाद में करना पड़ेगा कंफर्म। तो पहला क्या फीचर है? डर। आपको डराएंगे, कुछ ना कुछ डर दिखाएंगे, बिकॉज जब इंसान डर जाता है तब वो बिना सोचे समझे चीज़ें करता है। इरेशनल बिहेवियर इट इज Irrational कॉल्ड, behavior करता एंड देन दे ट्रैप यू बिकॉज दे वांट यू टू बी इरेशनल। सो दे विल टेल यू दैट आपका नाम का वारंट निकल आया, या आपका बच्चा किडनैप हो गया, या आपके पार्सल में ड्रग्स हैं, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। ऐसे करके मतलब डर दिखाएंगे। छोटा डर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे किया आपने, बिजली कट जाएगी। तो वो लोग जब आप अगर फंस गए, उनकी बातों में आ गए, तो फिर आपके जाएंगे, पैसे जाएंगे या जो भी जाएगा। अदर देन दैट इज़ वन एंगल। द अदर एंगल, आपको लालच देंगे, है ना, हाँ। कि आपको घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते, इस टाइप की चीज़ें बनाते रहते हैं, और लोग उसमें भी बिना सोचे समझे करते हैं कुछ लोग। तो ये दो चीज़ें अगर उस फ़ोन में या उस ईमेल में अगर आप देखें, कुछ डर का एंगल है या कुछ लालच का एंगल है, तो सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये फेक हो। फिर भी आप यू आर नॉट कंफर्म्ड दैट इट इज़ फेक और नॉट, देन यू हैव टू वेरीफाई, है ना। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिएक्टिंग एंड गेटिंग ट्रैप्ड, यू मस्ट टेक टाइम, वेरीफाई इट एंड देन प्रोसीड। हो सकता है सही भी हो, बट हो सकता है नहीं हो। वो माइंडसेट बहुत अलग है असली दुनिया की माइंडसेट से। बिकॉज असली दुनिया में तो जो हमें सुनता है, जो दिखता है, वो होता है। उस दुनिया में जो सुनता है, दिखता है, कभी कभी नहीं भी होता है। नहीं भी हो भी सकता, नहीं भी हो हाँ, सकता। तो उसमें फियर दिखे या लालच दिखे, यू बिकम अलर्ट, try to verify it, and then take the next action. That is a change in mindset. That's a psychological solution, I always call it. एक कहा जाता है कि अगर आप हर चीज़ पे डाउट करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो जाए। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट बेडरॉक ऑफ प्रोग्रेस। इट्स सिक्योरिटी, सुरक्षा, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो आपकी सफलता का आधार है। अगर आप सुरक्षित नहीं रहोगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। तो कुछ नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी अगर है भी तो चली भी गई तो क्या हुआ, बट अगर आप किसी गलत में फंस गए उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में और बिना देखे समझे कुछ भी करने में, तो फिर आपकी पूरी फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। फिर क्या फिर अपॉर्चुनिटी। इज देयर एनी सच थिंग एज डिजिटल अरेस्ट और वर्चुअल अरेस्ट? ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस जो आजकल चल रहा है। इतना कॉमन हो गया है कि लोग इतने परेशान हो गए इससे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा ड्यूरिंग दी मन की बात प्रोग्राम। वो प्रधानमंत्री जी ने, मैंने नहीं सुना किसी बार और अपराध के बारे में उन्होंने कभी कुछ बोला हो, बट इसके बारे में उनको स्पेसिफिकली इंडिकेट करना पड़ा। उससे बड़ा स्पष्ट है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो डिजिटल अरेस्ट इज़ अ फिशिंग अटैक बेसिकली, जैसे मैंने बताया। किस पे आधारित है? अगेन डर पे आधारित है ना। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में नहीं है। कोई सुरक्षा एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो डिजिटली या मीन्स फ़ोन कॉल से या किसी डिजिटल माध्यम से आपको पूछताछ कर सकें या आपको अरेस्ट कर सकें, कस्टडी में ले सकें, या फिर आपसे जुर्माना ले सकें। ये भी करते हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉइन नहीं है ना, टर्म नहीं है ना? दिस इज़ नॉट, दिस इज़ जो प्रचलन में आ गया तो आ गया टाइप्स, बट इट कानूनी रूप में इसका कोई ऐसा नाम नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। किसी सुरक्षा एजेंसी को ये अधिकार भी नहीं है कि आप डिजिटली किसी को अरेस्ट कर लो, डिजिटली पूछताछ कर लो, डिजिटली जुर्माना कर दो। इट्स नॉट अंडर एनी लॉ। इट इज़ जस्ट प्रचलन एंड इट इज़ जस्ट लोगों के डर की भावना पे वो प्ले करते हैं। पहले फ़ोन करके करते थे, अब वो फ़ोन तो करते ही हैं आपको। पहले शुरुआत की जाल में तब फंसते हो आप, फिर वो आपको वीडियो कॉल पे ले आते हैं और वीडियो कॉल पे लाके जब वो एक पुलिस अधिकारी बैठा है यूनिफॉर्म में और पीछे वो फर्जी बोर्ड लगा देंगे, मुंबई क्राइम ब्रांच या इंदौर पुलिस या जो भी लगाएंगे, और फिर वो और जब बोलेंगे तो विजुअल इफेक्ट ज़्यादा आपको डर लगता है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला देते होंगे। हाँ, तो कुछ भी बोलेंगे और फिर आपको डांटेंगे, फटकारेंगे। फ़ोन पे भी कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट कम होता है। जब वो विजुअली आप देखो तो और ज़्यादा होता है। तो ये उनके ये तो लगता है। हाँ, जेन्युइन लगता है, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर मोडस ऑपरेंडी। मैंने जैसे बोला ना, अभी ये डिजिटल अरेस्ट का बहुत अवेयरनेस आ रही है लोगों में। थोड़े दिन बाद इसका उनको कोई उपयोग नहीं होगा अपराधियों को, फिर वो दूसरा तरीका अपनाएंगे। पर उस तरीके के लिए आप तभी तैयार होगे जब आपने अपनी मानसिकता बदली है।
आप लोगों के प्रयास के बदौलत ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास कॉल आता है, वो लूट जाते हैं। मतलब जो आम नागरिक होता है उनको लूटने स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। कभी कभी उनका मजाक ही बना रहे हैं लोग कि अगर अब कोई डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कॉल करता है तो उनका मजाक बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत हाँ हाँ, सारे। फिर तो भी ये शायद रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, हाँ अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके हाँ, उससे हम बातचीत करते हैं। यस, तो ये आप लोगों के प्रयास के कारण ही हो रहा है कि हाँ, लोग सतर्क हो रहे हैं। जागरूकता आ रही है। जी। The government of India has taken this initiative of Digital India. हम्म। Don't you think cyber fraud, cybercrime is the biggest threat, biggest obstacle in this way? नो, आई डोंट बिलीव इट। सी, क्राइम विल ऑलवेज बी देयर। जहाँ पे इंसान रहते हैं, इंसान एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी काम होता है, उनका जो भी होता है, बिजनेस होता है, जब भी इंटरेक्शन होती है इंसान की, तब वहाँ पे क्रिमिनल और क्राइम जरूर रहते हैं। बिकॉज देर आर ऑलवेज पीपल हु विल लाइक टू टेक एक्स्ट्रा इलीगल बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल। तो ये तो रियल वर्ल्ड में भी होंगे, डिजिटल वर्ल्ड में भी होंगे। अब उनसे कैसे डील करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लोगों को जागरूक करके ही उसको आप कर सकते हो। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, मैं असली दुनिया में मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मेरा काम है सुरक्षा देना। तो इस दुनिया में अगर आपको कोई असुरक्षा हो, इफ़ यू आर अंडर थ्रेट, देन हु प्रोटेक्ट्स यू? You yourself protect, your family protects you, your community protects you, police protects you, governments protect you because they also make schemes and all that. So many systems and so many people involved in security, and your and my security. But there is still offense, crime. But in virtual world, there is no other person who can protect you, prevent crime on you other than you yourself. I always say cyber crime एक ऐसा crime है जो एक व्यक्ति और उनके डिवाइस के बीच में होता है। तो आपके और आपके उपकरण के बीच में कौन आता है? कोई नहीं आता। आप और आपका उपकरण। तो सही भी आप करोगे, गलत भी आप करोगे, फंसोगे भी आप, बचोगे भी आप, बट करोगे आप ही। हम ही गलत व्यक्ति से बात करके सब अपनी जानकारी दे रहे हैं, हम ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके खतरा मोल ले रहे हैं, हम ही गलत फाइल डाउनलोड करके अपनी डिवाइस को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो हम ही गलतियां कर रहे हैं। तो हमें गलतियां करने से कौन रोक सकता है? और साइबर क्राइम से कौन बचा सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके और मेरे साथ 24 घंटे बैठा रहे और हमें गलतियां करने से रोक दे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जो आपके और आपकी डिवाइस के बीच में एक शील्ड बन के आ जाए और जब भी आप वो गलती करने जाओ तो आपको मना कर दे। ऐसा करेंगे तो प्राइवेसी ब्रीच होगा। हाँ, ऐसा कोई सिस्टम है भी नहीं। कल आ जाए तो आई डोंट नो, बट आज नहीं है। तो आपके पास कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है जो गलतियां करने से आपको रोक के आपको बचा सके। सही तो आप ही कर सकते हो। और आप कब करोगे? दिस इज द लास्ट स्टेज। दिस इज दैट आप तब करोगे जब आप जागरूक होगे, जब आप चीज़ों के बारे में जानोगे एंड उन चीज़ों को फिर करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल बिलीव दैट हमें अगर जानकारी है तो हम जागरूक हैं। वो सही नहीं है। जानकारी होना, जानकार हो, उसको उपयोग करोगे तब आप जागरूक बनोगे। हेलमेट पहनना तो सबको मालूम है, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट फिर भी कई लोग नहीं पहनते। तो वो जानकार तो हैं, जागरूक नहीं है। तो जागरूकता ही आपको साइबर दुनिया में बचाएगी। तो चीज़ों को जानो और उन चीज़ों को करो और उन चीज़ों को हर बार करो। मैंने साइबर दुनिया में ये भी देखा है, लोग कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि उनको खतरा दिखता नहीं। कभी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कभी नहीं करी। दिस इज जीरो सिक्योरिटी। आपको क्या मालूम कि कौन सी फेक थी या कौन सी सही प्रोफाइल थी? तो यू हैव टू डू इट एवरी टाइम। अगर आपने नियम बनाया कि अनजान मैंने इस फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर आपको हर बार करना है ना, बिकॉज दैट इज़ अ हैबिट, इट्स नॉट अ चॉइस। तो जागरूकता ही एक तरीका है, और जानना, करना, हर बार करना, तब आप बचोगे। आपको क्या लगता है जो साइबर अटैक होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, विद इन द कंट्री है, बॉर्डर के अंदर हैं, कि एनिमी कंट्री से मैक्सिमम अटैक होता है, आउट ऑफ रीच हैं वो लोग? देखिए, जब साइबर क्राइम शुरू हुआ था, शुरू क्या हुआ था, मतलब जब बिगिनिंग टाइप था, दैट टाइम जैसे नाइजीरियन स्कैम एंड ऑल दैट होते थे दूसरे देश में बैठ के। नाइजीरियन स्कैम एक स्कैम था जो ईमेल से होता था, वो भी फिशिंग अटैक ही था। तो आपको फंसा के आपसे पैसा ही लेते थे वो। तो वो नाइजीरियन, तो अमेरिकन को टारगेट कर रहे थे ना उस टाइम? नहीं, इंडिया यहाँ भी होता था, इंडिया में भी। अच्छा अच्छा। नाइजीरियन स्कैम बोलते हैं, इट इज़ वेरी इनफेमस उन दोज आज से 12-15 साल पहले। बट जब तो नाइजीरिया से लोग करते थे, दूसरे देशों से भी शायद करते होंगे। अब इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं। तो मैंने ये ऐसा डेटा देखा नहीं वैसे कि इंडिया में ज़्यादा हैं या बाहर से अटैक, दोनों तरीके से होते हैं। बट वी हैव टू बी बेसिकली, सिटीजन्स के लिए तो जरूरी है कि बचें। वो अटैक कहीं से भी होता है, दैट समथिंग एल्स। बट बाहर से अगर हो रहा है और आप उसमें फंस गए, तो फिर आपके पास कोई तरीका भी नहीं है कि उसको पकड़ पाओ। बहुत मुश्किल हो जाएगा, नियरली इम्पॉसिबल। जैसे मैं यहाँ एक डॉक्टर्स के कार्यक्रम में गया था इंदौर में, तो उनके
जब उनका ब्रेक था तो उन्होंने बोला आप आए हैं तो आप संदेश दे दीजिए डॉक्टर्स को। तो मैं कुछ बता रहा था उनको मंच पे जाके, तो एक डॉक्टर ने हाथ उठाया, ही वाज वेरी कीन टू से समथिंग। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या बोलना चाहते थे? ही सर वो मैं उनको डिजिटल अरेस्ट का ही बता रहा था। तो उन्होंने बोला आप जो बोल रहे थे सर मेरे साथ हो गया, और मेरे 1.5 करोड़ रुपए चले गए। 2 करोड़, 1.5 करोड़ पे 2 करोड़। तो मैंने सुना नहीं, मेरे दूर था थोड़े, तो मतलब आई डिडंट बिलीव दैट व्हाट आई हर्ड 2 करोड़। तो आई सर आपने क्या बोला? ये 2 करोड़। मैंने आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी सर, कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़, सेकंड ट्रांजैक्शन 50 लाख मैंने भेज दिया। तो फिर क्या हुआ? तो इससे फिर मैं साइबर सेल में गया, उन्होंने बहुत मदद करी, बहुत उन्होंने प्रयास किए, और उन्होंने उसको बोलते हैं शेल्स होते हैं ना, जो वीडियो कॉल आया था, इट वाज ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग। तो इस उससे 7 लेयर्स से उन अपराधियों ने उसको बाउंस किया था, ताकि वो पकड़े ना जाए, ट्रेस ना हो पाए। 7 लेयर्स। तो बोलते हैं एंड तक पहुंच गए। जो थी वाईफाई थी ओरिजिनल, जहाँ से वो जनरेट हुई थी ओरिजिनल कॉल, वहाँ तक ट्रेस कर लिया साइबर सेल ने। बट द प्रॉब्लम वाज दैट वो जो वाईफाई था जिससे वो जनरेट हुआ था, वो रजिस्टर्ड था अफगानिस्तान में। मतलब जो अपराधी थे वो अफगानिस्तान में बैठे थे, और इन्होंने जो पैसा डाला था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अकाउंट था कोई, उसमें डाला था। तो पैसा चले गया इंग्लैंड, और अपराधी आपके बैठे हैं अफगानिस्तान। तो इट्स अ वेरी टफ गेम, देन इट्स नो चांस, वेरी वेरी लेस चांस। तो ये भी हो सकता है, इंडिया से भी जनरेट होते हैं, बाहर से भी होते हैं। अपना मेन काम ये है एज ए सिटीजन उससे बचना, और बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि वो आपको उसमें थोड़ा सा, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, परसों की बात है, आई थिंक ग्वालियर में ये रामकृष्ण मिशन जो है, उनके कोई साधु जो होते हैं जो रन करते हैं, वो मैनेजर थे उनके, वो 2.52 करोड़ रुपीस डिजिटल अरेस्ट करके उसे ले लिया। उनके पास इतना पैसे कहाँ से आया? वो अपने मिशन के, उनके खुद के नहीं थे, ही वाज द मैनेजर ऑफ दैट ट्रस्ट, जो मिशन का जो अकाउंट था उसमें से। और वो भी 26 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा, 26 डेज, नॉट 26 आवर्स, इमेजिन। और वो भी गए। और वो उनको इतना दबाव में उन्हें ले आए थे कि वो हर घंटे में उनको अपडेट, उन्होंने बोला होगा, तो हर घंटे में अपने अपडेट देते थे उनको व्हाट्सएप पे। मतलब अपनी सेल्फी खींच के भेजते थे, अपनी लोकेशन भेजते थे, एवरी आवर फॉर 26 डेज। मतलब दिस इज द लेवल। वो तो समाज में घूमते होंगे ना, उनको पता होगा, बाहर भी जाते होंगे, सब करते थे। बट उनको ऐसा बोला कि आप बताना मत किसी को, अपने परिवार को भी नहीं बताना और किसी और को भी नहीं बताना, नहीं तो कुछ बोला होगा उनको, ये ऐसा हो जाएगा आपकी। हाँ, ये बोला था कि 5 लाख का आपको जुर्माना हो जाएगा, 3 साल की कैद हो जाएगी अगर आपने ये पार्ट बता दिया। धारा, कुछ भी वो धारा बता देंगे, किसी को कोई मालूम है कि कानून कौन सा है, धारा कौन सी है? लोगों को इतनी जागरूकता तो नहीं है, तो वो कुछ भी बोल देंगे, धारा इतना, कानून का नाम कोई भी, तो लोग मान जाते हैं। और 26 दिन तक उस व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट रखा। तो इट इज़ अ वेरी बिग मेनेस, अगर आपको उसमें बहुत ध्यान से और बहुत जागरूकता से उसका सामना करना है। क्या आपको लगता है कि लोगों को लीगल अवेयरनेस नहीं है, लीगल जानकारी नहीं है, इसका फ़ायदा उठाते हैं अपराधी? लीगल जानकारी होना बहुत मुश्किल भी है, टिल यू आर अ लॉ स्टूडेंट, कि आप हर कानून के बारे में जानकारी रखें और उसके धाराओं के बारे में आप जानकारी। लोगों को बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। हाँ, जानकारी वो होती है, होनी चाहिए, बट अब कितना, उसकी कितनी और कितनी नहीं होनी चाहिए, उसका बड़ा मुश्किल है। बट फिर भी आपके पास इंटरनेट है आजकल, अगर कोई आपको किसी धारा के अंतर्गत बोले भी तो एक बार सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है वो। तो इतनी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। सर, जो हम इस इंटरव्यू को देखेंगे उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, यूथ होंगे जी, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। उनको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लेजिटिमेट वेबसाइट कौन सी है और फ्रॉडुलेंट कौन सी है? दैट इज़ अगेन आई एम सेइंग, वो कोई तरीका नहीं है आपको पता करने का। यू कैन नॉट फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ फेक साइट और बाय जस्ट लुकिंग एट द आईडी। ओनली थिंग इज़ दैट अगर आप कभी जैसे रेलवे का कंप्लेंट में आप जाना चाहते हो, तो जैसे ही आप गूगल के सर्च इंजन में रेलवे कंप्लेंट डालते हो तो सर्च के बाद रिजल्ट्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहला रिजल्ट विल बी दी, इट मे बी अ फेक साइट। ऐसा कई बार हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसमें वो जो पहला वाला आता है स्पॉन्सर किया जाता है फेक हाँ, साइट वो ऐसा इंजीनियर किया जाता है ताकि वो सर्च पे फर्स्ट आए। तो लोगों को क्या कर, जैसे ही उन्होंने डाला आया फर्स्ट साइट, वो क्लिक कर देते हैं। तो इतना मतलब सतर्कता, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जागरूकता से क्या होती है, सतर्कता आती है, अलर्टनेस, एंड अलर्टनेस से सिक्योरिटी आती है। तो जैसे ही आपने सर्च तो आपने कर दिया,
उसके बाद साइट आए, तो उस साइट में आप देखो तो सही गवर्नमेंट की है कि नहीं है, gov.in तो होना चाहिए, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड साइट। तो अगर रेलवे कंप्लेंट्स का है तो कहीं ना कहीं indianrailways.gov.in जो भी उसका साइट आईडी है वो तो होना चाहिए ना। तो आपको एटलीस्ट उसमें ये देखना चाहिए कि जेन्युइन वाली साइट है, वो तो आप आईडी से पढ़ के कर सकते हो। तो वो लोग करते नहीं है बिकॉज जल्दबाजी में रहते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए साइबर दुनिया में, ये बहुत घातक एरिया है। आप उसमें वेरीफाई कीजिए। जल्दबाजी में खुद भी शिकार हो सकते हो अपराध का। और मैंने कई लोगों को देखा है गलती से गलती करके, क्योंकि जल्दबाजी रहती है, वो खुद भी अपराधी बन जाते हैं। कुछ भी लाइक कर दिया, कुछ भी शेयर कर दिया, खुद कुछ भी अपराधी फॉरवर्ड बन कर जाते दिया। मतलब? कैसे किसी ने आईटी एक्ट में क्या लिखा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें जो धाराएं हैं, उसमें जो कीवर्ड है वो यूज्ड है ट्रांसमिशन। अगर आप कोई अवैध चीज़ ट्रांसमिट करोगे तो आपने अपराध एडल्ट किया। कंटेंट की बात करें आप? हाँ, एडल्ट कंटेंट की नहीं बात नहीं, करें? अवैध चीज़। अच्छा। अवैध तो कुछ भी हो सकता है, मीन इट कैन बी हर्टिंग समवंस रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड हिज पर्सनल सेंटिमेंट। तो एक तो वो है। अदरवाइज अश्लील चीज़ ट्रांसमिट करोगे, जो ऑब्सीन मटेरियल है, जो भी है, अगर आप ट्रांसमिट करोगे तो आपने अपराध किया है। We often say criminals are staying ahead of a step ahead of you guys, police. We spend lots of money, taxpayers' money. We also spend lots of resources. Still, why do you think? Don't you think it's a total failure of police and the government? And why you think that criminals are a step ahead of you guys? नो, दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग, नोबडी इज़ वन स्टेप अहेड। ये अगर आप क्लोजेस्ट सिमिली अगर देनी है तो इट इज़ अ गेम ऑफ कैट एंड माउस, है ना। तो कभी यू कैच द माउस, समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू कैच द माउस, बट मोस्टली यू कैच इट, है ना। तो इट इज़ गेम ऑफ कैट एंड माउस ओनली। हमको भी उनसे एक कदम आगे रहना पड़ता है अगर हमको उनको नियंत्रित करना है, और वो भी प्रयास करते हैं कि हमसे एक कदम आगे रहें पुलिस से, ताकि वो पकड़े ना जाएं। बट कानून व्यवस्था इस देश में बनी हुई है। लोग कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो वो बड़ा सिंपल प्रमाण है कि अपराधियों पे काफ़ी अच्छा नियंत्रण है। ऑफ कोर्स देयर विल बी केसेस जो आकर होंगे, और वो भी डिटेक्ट भी होंगे। कहीं मैंने जैसे पहले बोला 100% डिटेक्शन होता भी नहीं है, बट क्योंकि हमारे देश में पूरी कानून व्यवस्था लागू है, सब लोग शांति से अपना व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम भी आप बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमारा, तो मतलब इट इज़ अंडर, एवरीथिंग इज क्वाइट अंडर कंट्रोल। बट येस, देयर विल बी केसेस विच विल बी चैलेंज, विच विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल, बट दे आर ऑल्सो हैंडल्ड। हमारे वी आर ट्रेंड फॉर इट। तो वी डू आवर बेस्ट। तो यू कैन नॉट से दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ अस। आई थिंक वी आर वन स्टेप अहेड ऑफ देम। Still, many of the criminals are not getting arrested by you, by your Many, forces. I'm saying that they will be arrested in due course, and most of them are arrested. But yes, there are challenges always there. तो जैसे आप डॉक्टर का काम देखो, तो डॉक्टर का काम होता है लोगों को इलाज करके उनकी बीमारियां दूर करना, बट वो बीमारी को नहीं दूर कर सकता। ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं है जिसने बीमारी को ही ख़त्म कर दिया। तो वो तो वैसे ही पुलिस का काम भी होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एक मेडिकल डॉक्टर है, वो आपकी शरीर की बीमारियों को डील करता है, उनकी विकृतियों से रूबरू होता है, उनको ठीक करता है। दैट इज़ द जॉब ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर। पुलिस इज़ लाइक अ सोशल डॉक्टर। हम समाज की जो विकृतियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उनको डील करते हैं और उनसे लोगों को बचाते हैं, उनसे उनको लगाते हैं। तो सारी बीमारी ख़त्म करना करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट हम वी डू आवर बेस्ट, एंड एवरीथिंग इन आवर कंट्री एटलीस्ट इज़ अंडर ग्रेट कंट्रोल, एंड एवरीथिंग इज़ पीसफुल, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो दैट शोज, जैसे मैंने पहले बोला, इट इज़ द बेस ऑफ डेवलपमेंट इज सिक्योरिटी। तो वी आर डेवलपिंग वेरी फास्ट, सो ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी सिक्योर। और ख़ास तौर पर हमको डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, उस पर ध्यान देना होगा और उस साइबर पे काम करना ही होगा। आपके इंटरव्यू लेने से पहले मैं बहुत से स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा था, बातचीत कर रहा था, और आपको जानकर खुशी होगी कि आप बहुत फेमस हैं। खासतौर पे इंस्टाग्राम पे लोग आपको फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, लोग सुनते हैं जी। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी देखते हैं, रील्स आपके वायरल जाती है इंस्टाग्राम पे। तो उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने अपने क्वेश्चन भेजे। हाँ। और उन्हें कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन थे, उन्होंने पूछा है कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जी, डू यू थिंक दे आर सेफ? डिजिटल सिग्नेचर्स, डू यू थिंक दे कांट बी फोर्स्ड? डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रोसीजर है वही ऐसा है कि इट इज़ फोर्जरी प्रूफ। दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन डेवलप्ड। आई हैव नॉट सीन अ केस
in which a digital signature, yes, digital signature is a kind of a code basically. Digital signature is not a sign which has been digitally stored and then आप उसको सुपरिम्पोज कर दो किसी फाइल पे, वो तो फोर्ज हो सकता है, बट डिजिटल सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कोड होता है, एनक्रिप्टेड होता है, तो उसको तो फोर्ज करना या उसको करना इज नॉट पॉसिबल। मिसयूज हो ही नहीं सकता। नहीं, हाँ, इफ़ यू गेट द माई डिजिटल सिग्नेचर, जनरली इट इज़ लोडेड इन अ पेन ड्राइव और समथिंग, अगर आपको वो मिल जाए फिजिकली, वो पेन ड्राइव जहाँ पे मेरा डिजिटल सिग्नेचर स्टोर्ड है, तब आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो। बट उसको इंटरसेप्ट करके या उसको एक ऐसा फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बना के और उसको फिर यूज़ करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। What are the common mistakes people make which lead to cyber fraud, cyber crime? There are so many mistakes people make, but the biggest mistake that they make is that they believe what they see and believe what they hear. As I said, that is the instinct of the real world, कि आपको वो माइंडसेट आपका रियल वर्ल्ड का है कि जो दिखता है, जो सुनता है, वो होता है, बट वर्चुअल दुनिया में ये लागू नहीं है। और लोग वो जो मिक्स करते हैं दोनों दुनिया को और ऐसा सोचते हैं कि वर्चुअल दुनिया एंड रियल दुनिया ये एक ही चीज़ है। और जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना, किताब पढ़ना, वैसे ही पैसा ट्रांसफ़र करना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, फ़ोन पे बात करना, दिस इज़ जस्ट एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड, बट दे आर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड। तो आपको उसका डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, और ये सबसे बड़ा गलती वो करते हैं कि वो उसको दोनों को एक मानते हैं, और जैसे इस दुनिया वैसे वो दुनिया, और विश्वास कर लेते हैं जो भी उनको दिखाया जाता है, जो उनको सुनाया जाता है, और सिंपलेस्ट से सिंपल क्राइम के बड़े बड़े लोग भी शिकार हो जाते हैं और फिर वो उसको रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। How difficult it is to make a society free of crime? Do you think it's That's a possible I think in the it's a- first place? I think it's a utopian concept. Utopian concept means something which is perfection, but which cannot be achieved. जैसे मैंने बोला, there is the disease, very difficult to eradicate all diseases. वैसे it is very difficult to eradicate all type of crime because it is done by humans. क्राइम तो इंसान ही करते हैं, और सोसाइटी में ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो प्रॉफिट के लिए, जो मजबूरी के लिए, जो मतलब लोग मेंटल उनको प्रॉब्लम होगा तो वो क्राइम करने की तरफ अग्रसर होंगे। अब उनको आप कैसे चेक करो, उनको कैसे आप उन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ सक्षम करो ताकि वो कंट्रोल में आए। तो बेसिक मेरे एज ए पुलिस ऑफिसर ऑफ 34 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ, क्राइम कंट्रोल शुड बी वेरी गुड, बट क्राइम आप जैसे बोल रहे हो कि उसको ख़त्म कर दो, दैट मे बी अ यूटोपियन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। हम आमतौर पे देखते हैं कि जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ है, जैसे दुबई, गल्फ कंट्रीज़, वहाँ पे क्राइम कम होते हैं अगर आप कंपेयर करें डेमोक्रेसी से, जैसे इंडिया हो गया, फ्रांस, यूएसए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैं सही हूँ? मतलब ऐसा आई हैव नेवर कंपेयर्ड द टू, बट ऐसा द प्रॉपर्टी क्राइम जिसे बोलते हैं, क्राइम दो टाइप के होते हैं। एक प्रॉपर्टी क्राइम होता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, और एक होता है बॉडी क्राइम जो आपके व्यक्तियों के खिलाफ होता है। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में मेरे पास, अगेन आई एम सेइंग, मैं डेटा के बिना आपके बोलने से जा रहा हूँ कि उधर कम होता है, तो वो संपत्ति संबंधी अपराध कम होते होंगे, जैसे चोरी एंड लूट एंड डकैती, उस टाइप के। तो वो हो सकता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं बेटर हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो तो कंट्रोल बेटर हो। जहाँ पॉपुलेशन बड़ी होती है वहाँ पे आपको हमेशा एक चैलेंज ज़्यादा वो रहता है कि इतने बड़े पॉपुलेशन को आप कैसे पेट्रोल करो, कैसे उसको चेक करो। तो मे बी इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉपुलेशन एंड द वेज द मैस ऑफ द प्रॉब्लम जो सामने है आपका, वो उसका कारण हो सकता है, बट और कोई कारण तो मेरे को तो नहीं दिखता। इंडिया के जो जुडिशरी सिस्टम है उसका कहना है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन वहाँ पर जो पनिशमेंट मिलता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। आपको ये रीजन लगता नहीं है? नो, आई डोंट बिलीव दैट पनिशमेंट डिसाइड्स कि अपराध होगा कि नहीं होगा। पनिशमेंट का क्वांटम या उसकी सीवियरिटी से कोई अपराध का कि वो ख़त्म हो जाएगा। या हमारे देश में भी कानून के मुताबिक अगर आप किसी की हत्या कर दो तो फिर आपको, अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपके खिलाफ मृत्यु दंड की सज़ा मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि सारे हत्या ख़त्म हो गई। तो अपराध का लिंक डायरेक्टली कि सख्त अपराध बना दो और लोगों को इस प्रताड़ित इस तरीके से बिल्कुल करके आप सारे अपराध ख़त्म कर दोगे,
ऐसा नहीं होने वाला। लोगों को जागरूक करना है, उनको समझाना है, बताना है, उनको अपराध से बचाना है और ऐसी सिस्टम बनाने हैं ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से सुरक्षित रख सको। ऑफकोर्स अपराधियों को पकड़ना, उनको दंड देना, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बट सिर्फ वही होना और उससे अपराध खत्म हो जाएंगे या नियंत्रित हो जाएंगे, वो सिर्फ एक कारण नहीं है। यू हैव टू हैव गुड प्रिवेंशन, you have to have good detection, investigation, and also then good punishment and prosecution. So that is part of the criminal justice system जिसे बोलते हैं। वो पूरा ही आपका हर एंगल आपका अच्छा होना चाहिए, तभी बेस्ट कंट्रोल आएगा। क्या आपको लगता है कि जो जस्टिस सिस्टम है हमारे पास मिसयूज भी हो रहा? नो, आई वुड नॉट से दैट। आई एम ऑफिसर ऑफ द लॉ एंड आई विल ऑलवेज से दैट जो लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग करते हैं, जो मैंने देखा है, वो हमेशा एज बेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। एक मिसयूज कौन करता है, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, मतलब हु आर यू आस्किंग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की द पब्लिक? दोनों, बहुत सारा हम देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उस नेता टाइप का है, तो करता है, मतलब उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा परसेप्शन है कि अगर थाने भी जाएगा तो उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी। एक ऑटो रिक्शा परसेप्शन होगा, बट आई डोंट थिंक रियलिटी में इतना कन्वर्ट होता है। परसेप्शंस तो फिर हर चीज़ के बनते हैं, बट येस देयर मे बी वन ऑफ स्ट्रे केसेस, बट उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ऐसे लोग जो गलत सपोर्ट करवाते हैं या गलत चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, वी पुलिस एज अ विभाग में डिसिप्लिनरी एक्शन जिसे बोलते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई, एज कंपैरेटिवली टू ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, आई एम श्योर इट मस्ट बी द मोस्ट सीवियर। जो सिस्टम है अच्छा है, जो सिस्टम है अच्छा है, ऑफकोर्स अच्छा है, यस, इट कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड, एवरी सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड, बट इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा स्कोप होना भी चाहिए और होता भी है। बट यस, एज द सिस्टम इज, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़, वी ट्राई आवर बेस्ट। मतलब जब आप लोगों का सोने का समय आता है तब हमारे काम का समय चालू होता है। जब लोगों का त्यौहार का समय, खुशियाँ मनाने का समय आता है, तब हम सबसे ज़्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो बड़ा मुश्किल काम तो है, और सिस्टम जो बना है उसके लिए उसको इम्प्रूव करने के भी प्रयास चलते रहते हैं, बट द सिस्टम इज़ वर्किंग बिकॉज यू कैन सी दैट एवरीवन इज़ लिविंग, मोस्टली पीपल आर लिविंग, एवरीवन इज़ लिविंग इन पीस, और इस देश की प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारे सिस्टम्स विल बी इन प्लेस। फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी, वो तो आप जानते ही हैं। और इसीलिए शायद जो हमारे देश के चीफ मिनिस्टर वो भी जेल जाते हैं, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ये भी जेल गए, यानी कि गलती करेगा उसको जेल जाना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, लॉ तो सबके लिए एक है। कितना इफेक्टिव है जो हेल्पलाइन नंबर है 1930? क्योंकि बहुत सारे मेनी पीपल आर आल्सो कंप्लेनिंग दैट दे इवन आफ्टर registering a complaint with this number, they don't get a proper remedy. That I will not be able to comment because that is run by the government of India. The national crime जो cyber crime reporting portal है, तो उसमें the volume of traffic there and उनकी response systems and all that, they will be able to tell you better. वो उससे मैं deal नहीं करता, so I will not like to make a offhand comment. जी, sir, your father was an IAS officer. Yes. And he also served in Indore as a district magistrate, if I'm not mistaken. Right. And so you're becoming an IPS officer was a childhood dream, or your parents pushed you, or parents motivated you to become an IPS officer? That's every son, if he sees his father, तो आपके प्रति there is always a kind of a attraction of what your father is doing. तो आपको, मेरे को भी था नॉर्मल केस में पापा का काम जो मैं देखता था, so I always liked it, but I was not ever inclined to become ऑफिसर माई सेल्फ। तो मैंने तो अपनी इंजीनियरिंग करी फ्रॉम NIT ट्रिची। आई वॉज वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ विद धीरू भाई अंबानी का मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था, एंड आई वांटेड टू गो अब्रॉड टू डू माई MBA। तो मैं एक ही बेटा था। मेरी मदर वॉज नॉट वेरी कीन दैट आई शुड लीव द कंट्री बिकॉज शी बिलीव्ड आई विल नॉट कम बैक। एंड ऐसा क्यों लगता था उनको? हाँ, ऐसी माहौल है ना कि जो जाते हैं तो आते नहीं होंगे। तो मैंने उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करी कि, पर शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो उन्होंने पर मेरे को बोला कि आप एक बार दे दो एग्ज़ाम। ये मैंने यही पूछा कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब आई डोंट वांट टू स्टे हियर इन दिस जॉब व्हाट आई एम डूइंग ऑल माई लाइफ, एंड विदेश आप मना कर रहे हो जाने के लिए, तो मेरा क्या ऑप्शन बचता है? तो उन्होंने मेरे को तब बोला कि एक बार आप एग्ज़ाम दे दो, और अगर आ गए तो रह जाना, और नहीं आए तो चले जाना।
तो मैंने बोला ठीक है। ये 1991 की बात कर रहे हैं आप? 1990 90 जब उन्होंने बोला मेरे को, अच्छा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है, बिकॉज टू कीप माँ का दिल रखने के लिए, तो उनका, ताकि उनका भी सम्मान रहे, और इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया। और मैंने जैसे बोला, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे को आना ही है, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पुश किया, दोनों तरीके से नहीं था। मैंने अपने इंजीनियरिंग करी, बाद में मम्मी ने सुझाव दिया कि, कोचिंग और आपने लिया था? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। सेल्फ स्टडी था? हाँ, मैं तो काम कर रहा था रिलायंस में, मैंने गेव इट। तो बिकॉज माँ का दिल रखने के लिए मैंने दिया। और मैं पहली बार में 92nd आया इंडिया में, और मेरा आईएएस 1 मार्क से रह गया था। सिर्फ 1 मार्क? हाँ, 1 मार्क से। आई एम फर्स्ट इन आईपीएस इन माय बैच। तो मेरे को उस समय एक नियम था कि आप अगर आईपीएस ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आप एग्ज़ाम फिर से नहीं दे सकते, फिजिकली अगर ज्वाइन कर लेते हो ट्रेनिंग। ये नियम बना था, 5-6 साल वो चला था नियम कि आप अब नहीं है मतलब? आईपीएस में अब नहीं है वो। अच्छा। क्योंकि आप कभी भी आप दे सकते हो, आइए आईपीएस ज्वाइन करें फिर दे सकते हो, लोग जाते हैं प्राय। पहले भी जाते थे, पर हमारे समय उन्होंने 4-5 साल वो बंद था। हमारा सेकंड बैच था उसके अंडर, कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप 1 साल, आप आईपीएस आ गया, आप 1 साल उसको ज्वाइन करके छुट्टी ले लो, घर पे रहो, मतलब रिसोर्सेज लगते हैं ना ट्रेनिंग एंड ऑल में, ऐसा लॉजिक था। तो फिर मैंने 1 साल छुट्टी ली, और क्योंकि मेरा 1 मार्क ही कम था, और मैंने सोचा मैं घर पे रह के दूंगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं आ ही जाऊंगा, मार्क तो एक ही था। तो मैंने 1 साल छुट्टी लेके आईपीएस ज्वाइन करके, और मेरे को मेरा एमपी कार्डर मिला इन द प्रोसेस। वो मेरा होम स्टेट था, तो मेरे को इसमें आप लोगों का रोल होता है, जैसे एमपी कार्डर मिलेगा, यूपी कार्डर नहीं, वो मिलेगा? तो आपके रैंक पे होता है ना। अच्छा। तो रैंक अकॉर्डिंग मेरे को मिल गया मेरा कार्डर, एमपी कार्डर। मेरा होम स्टेट था उस समय, तो होम स्टेट एंड या बाहर ऐसा था। अब तो वो भी चेंज हो गया नियम कार्डर अलॉटमेंट का। तो आई गॉट द कार्डर, एंड देन आई वाज एट होम, आई स्टडीड, गिव द एग्जाम अगेन। तो मेरा रिटर्न में तो 54 मार्क्स बढ़ गए। इंटरव्यू में, अब दैट्स ऑल्सो लॉन्ग स्टोरी, मेरा वो मार्क्स कम हो गए। इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गए आपके? हाँ, पता नहीं क्यों, वट एवर, बट मेरा इंटरव्यू तो बेटर था। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है आपकी। हाँ, नहीं तो उस समय भी मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, आई एम सेइंग देयर आर सम अदर रीजंस, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट आई गॉट सम मोर लेस मार्क्स देन द बिफोर। तो आई अगेन गॉट आईपीएस, मतलब आई वाज 120th। मैं पहले 92nd था, फिर मैं 120 हो गया, जबकि मेरा रिटर्न पे 54 मार्क बढ़ गए थे। बट चलो, फिर आईपीएस मिल गया मेरे को, और इसलिए मैंने पुराने आईपीएस को ज्वाइन कर लिया जो मैं ऑलरेडी था, और मेरे को मेरा होम स्टेट मिल गया। 3 स्टेट में 3 लेयर में एग्जामिनेशन होती है, सभी का मार्क्स इंक्लूड करेंगे फिर? नहीं, प्रीलिम्स इंक्लूडेड नहीं होता मार्क। जो फर्स्ट वाला प्रीलिम्स जो प्रिलिमिनरी एग्जाम, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अच्छा। उसके बाद मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन होते हैं, एंड फिर फाइनल लिस्ट निकलती है। मेंस में जो क्वालिफाई होते हैं उनके फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी मेंस में जोड़ते हैं, एंड देन द लिस्ट कम्स। So every morning you wake up Yes. and you wear this uniform. Yeah. What kind of feeling do you get? Do you get a sense of power or sense of responsibility? No, power, it is a mixture of both. Power मतलब power for good, not power for bad, or harassing people or bullying people, not for that. It is power to do good to people. एंड ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है उसकी। जब पावर या अथॉरिटी आपके पास आए तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। ये यूनिफॉर्म पहन के, अगर आप और मैं चल रहे हैं, आपने तो सिविल क्लोथ पहने हैं, और आप कोई ऐसी चीज़ करो जो अजीब है, तो शायद आपको इतना नोटिस नहीं करें, और मेरे को सब करेंगे। तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपको अथॉरिटी भी आती है, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। इसलिए जब मैं एसपी था, डीआईजी, तो मैं अपने फोर्स के मेंबर्स को यही समझाता था कि आप लोग ने यूनिफॉर्म पहनी है, तो आपके स्तर के जो अन्य अधिकारी हैं, अन्य विभाग के, जो कांस्टेबल के स्तर का जो लाइनमैन है या पटवारी है, जो भी है, आपके स्तर के जो भी अधिकारी हैं शासन के अन्य विभागों के, उनसे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलती है। अगर आप वर्दी पहन के चले जाओ ना, आप चौराहे पे खड़े हो जाओ, और वो आपके साथ में एक पटवारी भी खड़ा हो, या एक आपके साथ एक लाइनमैन खड़ा हो एमपीबी का, तो किसको रिस्पेक्ट मिलेगी? उस कांस्टेबल को सबसे ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो यू गेट द रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म। तो उसी अनुपात में आपको नफरत भी मिलेगी अगर आप गलत काम कर रहे हो। फिर आप नहीं बोल सकते कि मैंने तो इतना हमारे खिलाफ क्यों रहते हैं ना, वो भी तो गलती करते हैं, भी तो ठीक है, वो करते होंगे, बट जब आपको सम्मान मिलता है, तो फिर आपको उसी अनुपात में नफरत भी मिलेगी अगर आप गलत करोगे। तो अच्छा करो ताकि आपको सम्मान ही सम्मान मिले। गलती तो कभी हो जाती है, एज अ ह्यूमन बीइंग यू माइट मेक अ मिस्टेक, बट नोइंगली यू शुड नॉट डू, बिकॉज यू आर गिवन सो मच रिस्पेक्ट बाई पीपल, एंड सो मच ऑफ, मतलब इतना आप में विश्वास होता है, इतना आप में भरोसा होता है, तो फिर आपको उसी अनुपात में आपको अपना जो आपकी बिहेवियर है, या आपकी जो परफॉर्मेंस है, शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट,
then you should even be ready for hatred if you do something wrong. पुलिस को हेट्रेड तो मिलती ही है, लेकिन हाँ आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि अगर आप रात में 2 बजे भी जाते हैं, उसको कुछ खतरा आया या कोई व्यक्ति है, पहला भागेवर यही बोलता है कि हम पुलिस को फ़ोन करूँगा। यानी कि ये भरोसा है पुलिस के ऊपर वही कि तो अगर मैंने पुलिस बोला, आएगी हमको बचा लेगी। वही मैं आपको पहले बोल रहा था, अब लोगों में भरोसा तो अच्छा बुरा तो देर इज ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन, देर इज नो प्रॉब्लम, बट पीपल्स आज भी हमारे देश में लोगों का भरोसा इस वर्दी के प्रति अभी भी पूरा कायम है। आप रात में कहीं जा रहे हो और आपको क्या सुरक्षा की भावना है, कोई लड़की हो, कोई महिला हो, और वो एक आदमी को देखे खाकी पहने हुए, तो वो जरूर जाएंगी उनके पास, व्यक्ति भी जाएंगे हमारी मदद करो, एंड बिकॉज दे हैव रिस्पेक्ट एज वेल एज फुल ट्रस्ट इन द यूनिफॉर्म, एंड दैट इज वी हैव अर्नड इट, इट्स नॉट दैट केस जस्ट Over the बिकॉज years. we are wearing it so people trust us. So it is earned, people believe us also. हाँ, देर आर ऑलवेज केसेस विच हैव टू बी डेल्ट, जो ठीक नहीं होते उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो उदाहरण बने और ऐसा फिर वो दूसरा कोई करने की सोचे भी ना, और लोगों को भी पता चले कि ऐसा ये हुआ है तो गलत, वो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, बट पीपल्स रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द यूनिफॉर्म इज स्टिल वेरी एविडेंट। पुलिस हर जगह हमारे साथ रहती है, यानी कि अगर आप कहीं कोई लाश पड़ी हो तो पुलिस उठाने जाएगी, कहीं आग लग गया हो तो पुलिस सबसे पहले पहुंच जाती है, कोई वहाँ पे जख्मी हुआ घायल हुआ तो पुलिस मदद करने जाती है, हॉस्पिटल लेकर पुलिस जाती है। तो यानी कि हमारे दैनिक जीवन में लगभग लगभग पुलिस हर क्षण खड़ी रहती है, और ये पुलिस ने अर्न किया है। ये बात सही? पुलिस का मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ अपराध नियंत्रण, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, लोगों को सुरक्षा देना, ये तो हमारा मेन काम है ही, लिमिटेड नहीं है। उसके अलावा भी लोग बहुत सारी चीज़ें अपेक्षा करते हैं हमसे। कहीं से अगर बहुत सारा लाउड स्पीकर चल रहा है तब भी पुलिस को बुलाते हैं कि इसको बंद कराओ। कोई कचरा फेंक रहा है तब भी पुलिस को बोलेगा, इसको कचरा देखिए क्या कर रहा है। वो हमारा डायरेक्टली काम हमारा नहीं है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डायरेक्टली, ऑफ कोर्स इट इज़, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द कानून व्यवस्था का पूरा अपैरेटिस, बट फिर भी लोगों को इतना भरोसा है कि हर चीज़ के लिए बोलते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है तो आपको पुलिस चाहिए, पैसा आपको बैंक को रिकवरी करनी है तब आपको पुलिस की आवश्यकता होती है कि आप पुलिस को लेके जाओ, रिकवरी करो बैंक लोन की एंड ऑल दैट। तो पुलिस इज़ यूज्ड इन सो मेनी वेज दैट त्योहारों में आपका जुलूस निकलता है तो उसके साथ पुलिस होनी चाहिए। कोई तो पुलिस का काम सिर्फ अपराध और अपराधियों तक लिमिटेड नहीं है, और हो भी नहीं सकता, और इंडिया में तो उसका बहुत वृहद हमारा स्केप है जिसमें हम काम करते हैं। पुलिस और पब्लिक रिलेशंस पे आप क्या कहेंगे? क्या उतना स्ट्रांग है या इसको और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि देयर इज़ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, जो आम नागरिक होते हैं। बहुत बार जो आम नागरिक होता है पुलिस के पास जाने में डरता है, विक्टिम की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इसको और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है इसमें? नहीं, मैंने बोला ना, पुलिस एवरी सिस्टम नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, होना चाहिए बिल्कुल, और उसके बहुत प्रयास भी किए जाते हैं। जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है जो आप कर रहे हैं, जो हाँ दिस इज़ पार्ट ऑफ इट, ये तो अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, बट कम्युनिटी पुलिसिंग के जो मैंने इंदौर में थे, मैंने बहुत सारे चालू किए हैं, यहाँ पे भी हैं, जो ब्रिज बनना बिटवीन द पुलिस एंड द पब्लिक, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी इमेज बिल्डिंग हो, अच्छी इमेज लोगों तक जाए। तो उसके जैसे इंदौर में मैं जब एडिशनल एसपी था 95, तो जो नगर सुरक्षा समिति है इंदौर में, तब वो एमपी में नहीं थी, तो उसका जो प्रारूप बनाना उसको हमने पहली बार स्टार्ट किया था, वो मैंने किया था इंदौर में। कौन से ईयर में? 95। 95 तो में। उसका पूरा लॉन्चिंग हुआ था यहाँ पे। उस टाइम आप क्या थे, एसपी थे? मैं एडिशनल एसपी सिटी था। अच्छा अच्छा। तब एक होता था एडिशनल एसपी सिटी बोलते थे उसको इंदौर में, और एक एडिशनल एसपी रूरल होता था, वो ग्रामीण एरिया देखता था। तो एडिशनल एसपी सिटी एक था, मेरे बाद जब मेरे से पहले भी एक थे, मेरे बाद 2 हो गए, फिर अब तो बहुत सारे अधिकारी हैं। तब हमने ये इसको डिज़ाइन किया था। ग्राम रक्षा समितियाँ थीं जो गाँवों में होती हैं पुलिस के साथ काम करने के लिए एंड ऑल दैट। शहर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पहले हम नगर सुरक्षा समिति को थाना स्तर, उस बीट स्तर, थाना स्तर, सीएसपी स्तर एंड जो डिस्ट्रिक्ट स्तर तक जो 3 टियर सिस्टम बनाया था, वो मैंने ही बनाया था पूरा। हमने समितियों में यहाँ पे लोगों को जोड़ा था, बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े थे यहाँ पे, प्रतिष्ठित लोग, और उसको हमने लॉन्च किया था अभय खेल प्रशाल में, उसका लॉन्चिंग हुआ था विधिवत। उसके बाद वो पूरे प्रदेश में उसका फैलाया गया और उसको कानूनी रूप भी दिया गया। तो एक वो कॉन्सेप्ट था। फिर एक मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसको बोलते हैं महिला परामर्श केंद्र। जो पारिवारिक विवाद होते थे, इसमें पुलिस में रिपोर्ट होती थी, अपराध कायम होता था तो परिवार टूट जाता था। ऐसा कोई वो नहीं था कि आप बीच में उनसे बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करो, बिकॉज है तो परिवार,
हो सकता है बच सके। जैसे ही आपने केस रजिस्टर किया तो फिर वो तो फिर ख़त्म हो गया उनका आपसी रिश्ता। तो वो पहला महिला थाना में 94 में मैंने स्टार्ट किया था, महिला परामर्श केंद्र हम उसको बोलते थे। उसके बाद उसका नाम चेंज करके परिवार परामर्श केंद्र किया गया और वो भी पूरे एमपी में लागू हुआ। तो वो भी एक एज अ वेरी गुड फैमिली को बचाने का स्टार्ट प्रयास। लेकिन आपने ही किया था। हाँ मैंने किया था, 94 में किया था, महिला थाना इंदौर में। और उसके ब्रोशर्स भी हमारे पास जो हमने लॉन्च किया था, नगर सुरक्षा समिति। ऐसे मैंने बहुत काम किए हैं मेरे पूरे कैरियर में, जिसमें हमने लोगों तक वो सेतु बनाने का प्रयास किया। जैसे मैं रतलाम में एसपी था तो हमने अंताक्षरी हम करवाते थे। वो एक पब्लिक के लोग हमारे साथ जुड़ के, उसके ऑडिशंस होते थे। हमारी एक टीम जो पुलिस की नहीं, दूसरी टीम हमारे साथ जुड़ती थी, तो वो ऑडिशन करके बच्चों को सेलेक्ट करते थे। फिर उनको हम पुलिस के, अन्नू कपूर बोल के एक बहुत जो उसके बहुत फेमस संचालक हैं, उनको मैं निवेदन किया, अभी भी हैं। तो उनको वो हमारे यहाँ पे रतलाम में तीन साल आए, उसको फाइनल अंताक्षरी जो थी वही कंडक्ट करवाते थे। तो वो भी एक बड़ा अच्छा सेतु था पुलिस और पब्लिक के बीच में। एक मैं वहाँ पे चालू किया था अभियान, उसको हम बोलते थे आरोग्य शिशु अभियान। अब उसमें क्या करते थे, गांव में पुलिस के प्रति थोड़ी वो रहती है भावना कि भाई ये दूर रहे हैं, मतलब शहर में तो फिर भी बहुत अच्छा संबंध बनता है। तो एक कैसे गांव वालों तक हम रीच करें और अच्छा संदेश से, तो मैंने एक अभियान हमने चलाया था, पूरे गांव में हम करते थे। एक मेडिकल कैंप करते थे और उसमें बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप करते थे। उस गांव के बच्चे जो थे, पुलिस करती थी, हम करवाते थे ऑर्गेनाइज। अच्छा। हम एक डॉक्टर्स की टीम लाते थे फ्रॉम दी मेडिकल हॉस्पिटल, उनको गांव में अरेंज करते थे। एक इप्का बोल के, इप्का लेबोरेटरीज बोल के एक बहुत बड़ी ड्रग की फर्म है वहाँ पे, उनकी फैक्ट्री है रतलाम में। तो उनसे हम, वो लोग स्पॉन्सर करते थे फ्री मेडिसिन, और वो कैंप हम ऑर्गेनाइज करते थे। उसमें मैं भी जाता था जहाँ तक संभव हो, जब भी, और वहाँ पे गाँव वाले भी कलेक्ट होते थे, बच्चे भी होते थे, फिर उनसे इंटरेक्शन होता था, उनसे उनको हम लोग संदेश देते थे। तो एक अच्छे माहौल में मिलते थे, लोगों को बड़ा प्रसन्नता होती थी कि देखो पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। लड़कियां होती हैं, रुबेला वायरस होता है, जो बच्चियां, जो एडोलेसेंट लड़कियां होती हैं, उनको रुबेला इन्फेक्ट करता है उसको, रुबेला, हाँ रुबेला बोलते हैं उसको। वो मीजल्स जो होता है ना, मीजल्स, उसी फैमिली का होता है वायरस, उसको बोलते हैं रुबेला। लेकिन ये स्ट्रेन एक ही है, लेकिन उस सिर्फ गर्ल्स को सेम फैमिली बट इट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रेन। तो वो लड़कियों को होता है। एडोलेसेंट लड़की को अगर हो जाए, जो प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं ना, तो फिर अगर उसको हो जाए, वो ठीक तो हो जाती है, बट जो उसका बच्चा पैदा होता है वो मानसिक रूप से विकलांग होता है। ये इस इन्फेक्शन के कारण, हाँ, वो अगर उसको उस स्टेज में हो गया, जब वो एडोलेसेंस में है, 13 से 18 ऐसी कुछ है, 12 से 18 वटेवर, तो अगर उस लड़की को हो गया तो वो ठीक तो हो जाता है, मीजल्स टाइप होता है, वो रैश, बॉडी में रैश वैश निकलते हैं और वो ठीक हो जाता है। पर बाद में जब उसका बच्चा पैदा होगा, क्योंकि वो इट अफेक्ट्स यूट्रस या जो भी करता होगा, आई डोंट नो द मेडिकल फैक्ट, बट उस बच्चा जो पैदा होता है वो होता है मानसिक विकलांग। तो इसीलिए उन लड़कियों को बिफोर प्यूबर्टी अगर आप उनको, रुबेला वायरस का वैक्सीनेशन होता है, ये वायरस होता है कि बैक्टीरिया होती है? वायरस। अच्छा। तो वो आप वैक्सीनेशन उनको दे दो तो फिर वो नहीं होता, और फिर वो बच जाती हैं, और वो बच्चा भी। तो वो भी हमने अभियान चलाया, कॉलेजेस में हम चलाते थे, लड़कियों को कलेक्ट करके यहाँ से हम लाते थे, फ्री इंजेक्शन उनको लगवाते थे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप लोगों तक अपना एक सेतु टाइप बना सको, ताकि लोगों को, उनको, एक तो मैंने बोला ना, उनको आपके साथ मिलकर काम करने का मौका मिले, और दूसरा एक पुलिस की इमेज अच्छी बने कि भाई ये तक कर रहे हैं तो दे आर गुड पीपल, हमारे साथी हैं, दैट टाइप ना। वो डर जो होता है ना, जो आप बोल रहे हैं डर लगता है, वो भावना दूर हो जाए। ऐसे मैंने बहुत किए, मैं जहाँ रहा मैंने बहुत सारे करे, बट कभी उसको मैंने प्रचारित नहीं किया कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बट हैं बहुत सारे। मैं आपको रिकाउंट करूँगा तो आई कैन टेल यू। मैंने कई इंटरव्यू आपका देख चुका हूँ मैं, इनमें आपसे शायद मेंशन भी आपने नहीं किया है। हाँ, मैंने नहीं किया, मैं इतने और करूँगा तो बहुत सारे हैं, बट 3 आपने इंटरनेशनल मिशंस किए हैं। हाँ, क्या क्या था, ये क्यों करना पड़ा आपको? यूएन में था मैं, यूएन में डेपुटेशन में इंडियन ऑफिसर्स भी जैसे पूरी दुनिया से जाते हैं, और वो एक अनुभव होता है, आपको पूरा दूसरे देश के अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। विदेशी उनकी सिस्टम है, परिवेश है, उसमें एक एक्सपीरियंस होता है, तो दैट एड्स टू योर स्किल, टू योर नॉलेज, टू योर एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने एक मिशन बॉस्निया में किया, पहला वाला यूएन मिशन। बॉस्निया एक कंट्री है इन यूरोप। उसमें क्या क्या टास्क, मतलब क्या करना पड़ता? वो अलग अलग उसके एंगल होते हैं, मैंडेट बोलते हैं उसको, जो यूएन मैंडेट करे कि भाई ये शांति सेना है, ये हमारी आईपीटीएफ बोलते थे जैसे इन बॉस्निया, इंटरनेशनल पुलिस टास्क फोर्स, आईपीटीएफ के हम मेंबर थे।
तो उसमें वहाँ बहुत पे सारे कंट्रीज भेजती है। हाँ अब उसमें बहुत सारे कंट्री फोर्स भेजती है। हाँ, वी हैड 72 कंट्रीज़ के पुलिस ऑफिसर्स अच्छा। इन दैट मिशन। तो उसमें अलग उनमें मैंडेट था कि एक वहाँ की लोकल पुलिस को आपको ट्रेन करना है। वो अच्छा। पहले यूगोस्लाविया था वो कंट्री का नाम। तो यूगोस्लाविया एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पुलिसिंग नहीं पता थी उनको, ऐसा मानते थे। तो हम लोग गए थे उनको ट्रेन करने के लिए। एक तो वो एंगल था, दूसरा एंगल था मॉनिटरिंग, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, बिकॉज वहाँ पे 2-3 पक्ष थे जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी। एक क्रिश्चियन थे, एक मुस्लिम थे, एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, 3 पक्ष थे। तो ताकि वो आपस में वो ना करें, तो मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग, तो वो मैंडेट था हमारा। तो आई वॉज इन ट्रेनिंग सेक्शन। 6 महीने 8 महीने मैंने ट्रेनिंग दी थी। आई वॉज हेड ऑफ ट्रेनिंग। एक गोराजदे कैंटन है वहाँ पे। गोराजदे मीन्स लाइक अपने स्टेट होते हैं ना, तो वहाँ पे कैंटन बोलते हैं। तो गोराजदे स्टेट था, वहाँ की पुलिस को हमने ट्रेन किया। फिर मैं रिसर्च, जो उनका मिशन हेडक्वार्टर था, उसमें मैं चीफ ऑफ रिसर्च था। फिर मैं जॉर्जिया में भी था। दैट इज़ अनदर कंट्री इन सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया, जो रशिया से बनी है। वहाँ है यूएन ऑब्जर्वर मिशन इन जॉर्जिया। तो वहाँ पुलिस एडवाइज़र बोल के एक पोस्ट थी। तो इट इज़ समथिंग विच यू डू, एक ताकि आपको एक तो एक्सपोजर मिले, दुनिया देखने का मौका मिले, और उनके तरीके और एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो उसमें जो आपके काम आती हैं। सर, बुक्स पढ़ने का शौक है आपको? हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आप करते रहते हैं। मैं पहले बहुत बुक्स पढ़ता था, और मैं बुक्स अब समय कम मिलता है, अभी डिजिटली भी पढ़ लेते हैं हम। बट वो जो नॉवल पढ़ने का, इन बुक्स पढ़ने का जो पहले एक वो था, ट्रेंड भी था और मेरे को बहुत शौक भी था, तो वो अब वैसे भी डिमिनिश हो गया है। बट इसलिए टाइम के अभाव में कम करता हूँ। बट यस, शौक तो है। मैंने बुक लिखी लिखी भी है। कौन सी बुक लिखी? एक तो मैंने लिखी है कॉप विद द कैमरा, बिकॉज मेरे को वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा शौक है। अच्छा। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। हाँ। तो मैंने बहुत सारे, एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी है कि सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्रों में जाके फोटोग्राफ करना, ये वर्ल्ड वन्य रिकॉर्ड है प्राणियों आपके को। हाँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड है मेरा। मैंने 125 ऐसे वन्य क्षेत्र हैं इंडिया में और विदेश का मिला के। और फिर एक मैंने बुक लिखी है, उसको बोलते हैं कॉप विद द कैमरा। उसमें पिक्टोरियल वो है, प्लस टेक्स्ट भी बहुत है। तो पास? 12 वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, हाँ उनसे डर नहीं लगता आपको? हाँ, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, डर नहीं लगता उनसे नहीं आपको? नहीं, वो तो वो तो दे आर उनके, फ्रेंडली। दे आर नॉट फ्रेंडली, बट यू हैव टू बी अवे फ्रॉम देम। यू कैन नॉट गो एंड सिट विद देम एंड टेक फोटो। आप अपने वाहन में रहो, दूर से आप देखो, उनको फोटोग्राफी करो, तो आप फ्रेंडली तो नहीं होते, बट हाँ यस, आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे को बचपन, आई टोल्ड यू, मेरे फादर थे आईएएस में, तो वो कमिश्नर थे रायपुर में। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था। तब मैं छोटा था, 4वीं-5वीं में था। तो मैं उनके साथ जाता था जंगल, कभी कभी जाते थे अपना दौरे पे, तो मैं भी चले जाता था। तो जंगल में घूमता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनूंगा, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा। शौक था। तो पर मैं बन गया पुलिस ऑफिसर। तो मैं शुरू में तो नहीं किया, बट बाद में जब मैंने साइबर का काम चालू किया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक संस्था है, WWF। हाँ। तो उनके जो CEO हैं, उनका नाम है मिस्टर रवि सिंह। तो उन्होंने मेरे को कहीं बोलते सुना, तो उन्होंने मेरे को एक प्रस्ताव दिया कि आप इतना अच्छा बताते हो, और हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उसमें जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, और उनको जरा आप ट्रेन कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वाइल्ड लाइफ क्राइम को पकड़ने के लिए, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। और तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मेरे को घूमने का मौका मिल जाएगा, उनको वो ट्रेनिंग हो जाएगी। हाँ। तो फिर जब भी शासन मेरे को अनुमति देता था, तो मैं जाता था। तो इंडिया ट्रेन के, करने के लिए। हाँ, ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैं पूरे इंडिया के फॉरेस्ट एरिया, नागालैंड से लेके सब घूम लिया, और उनको ट्रेनिंग भी दी मैंने। तो उनका भी फ़ायदा हो गया, और अच्छा वाइल्ड लाइफ मेरे को एक एक्सपोजर मिला एक आपको। प्रोजेक्ट बनाया मैंने, साइबर क्लॉ। अच्छा। वो मैंने ही बनाया था। तो उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, हाँ। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक है, NTCA बोलते हैं उसको। तो उन्होंने उनके साथ मिलके मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। 6 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में, और उनके ऑफिसर्स को हमने ट्रेन किया। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, बहुत उनने गैंग्स पकड़े, और मेरे को उसके लिए एक नेशनल अवार्ड भी, एक स्कॉच अवार्ड्स बोलते हैं, अच्छा। जो एक नॉन गवर्नमेंट बेस्ट सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है, स्कॉच। उसका मेरे को अवार्ड भी मिला वाइल्ड उसके लाइफ लिए, में? इसकी अरे ट्रेनिंग में। साइबर क्लॉ प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। तो ये सब मैंने, तो वो बुक है मेरी एक बुक मैंने अभी लिखी है। मेरा एक और अभियान, मतलब मैं आप उसको बोलता था मैं, ऑपरेशन उजागर। जो पुराने ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं ना, जो बंद हो जाता है जिसका इन्वेस्टिगेशन, तो एक पहला मैंने सॉल्व किया था इंदौर में, जब मैं यहाँ पोस्टेड था। एक आदमी ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी थी एरोड्रोम थाने में 5 साल पहले, और उसकी लाश उसने अपने ही आंगन में गाड़ दी थी, और वो पकड़ा नहीं गया था।
तो बहुत साल, मैं 5 साल बाद जब एडिशनल एसपी सिटी बना तो मेरे को एक व्यक्ति फ़ोन करके बोलता था, उस समय ये लैंडलाइन होती थी, हाँ, कि अब मैं बताना चाहता हूँ, मतलब बड़ी ये लंबी कब की बात कहानी कर रहे हैं, कौन से सन की? है। 96। 96 की, हाँ, अच्छा। तो वो मैंने सॉल्व किया था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, तो मेरे को तब लगा कि बहुत अच्छा ये एक चीज़ है कि जो पुराने केसेस हैं जो लोग बंद कर दिए, जो भूल गए, फाइल दबी हुई है हाँ, इनकी। जो उसको बोलते हैं कोल्ड केसेस, मतलब जिसके ट्रेल कोल्ड हो जाती है ना, बंद हो जाते हैं, एफआर बोलते हैं, खात्मा हो जाता है उसमें। तो उसमें आप खोल के मर्डर के केसेस आप प्रयास करो एक बार उसको सुलझाने के, तो एक तो बहुत पुराना मर्डर केस सॉल्व होता है, मर्डर से बड़ा अपराध तो होता नहीं। इसमें क्योंकि लोग पूछेंगे लीगल प्रोविजन है क्या कि आप कभी भी खोल सकते हैं फाइल? हाँ हाँ, उसको बोलते हैं, देखिए कोई भी केस रजिस्टर होता है उसके 3 तरीके से उसका एंड होता है। एक होता है चालान। चालान मतलब केस आपका कायम हुआ, अपराध हुआ था, आपको साक्ष्य मिल गए, आपने उसको चालान कर दिया कोर्ट में, अब कोर्ट उसका सुनवाई करके निर्णय लेगा। दूसरा होता है खात्मा, मतलब अपराध तो हुआ था बट आपको साक्ष्य नहीं मिल पाए ताकि आप उसको चालान कर सको, तो उसमें खात्मा हो जाता है, मतलब अभी के लिए बंद हो जाता है। आगे कोई साक्ष्य मिलेंगे तो आप उसको फिर से खोल सकते हो। अच्छा। और तीसरा होता है खारिजी, जिसे बोलते हैं कि वो जो रिपोर्ट हुई थी वही झूठी थी, कई बार झूठी रिपोर्टें भी हाँ होती हाँ हैं, हाँ। तब फिर वो खारिजी ईआर जिसे बोलते हैं, एक्सपेंशन रिपोर्ट, उसके अंतर्गत आप उसको फाइल करते हो कोर्ट में, फिर जो जिसने गलत रिपोर्ट करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये अच्छा। 3 तरीके से इसका अंत होता है। तो एक तरीका खात्मा होता है जिसमें आप उसको खोल सकते हो अगर साक्ष्य मिले और उसको सॉल्व कर दो, उसी के अंतर्गत किया था हमने। और कई केसेस होते हैं उसमें, तो पर मैंने एज अ ड्राइव, जहाँ मैं पोस्ट होता था तो मैं एक टीम बनाता था, पुराने केसेस खोल के उसको मर्डर के हम सुलझाने का प्रयास करते थे। कुछ सुलझते थे, कुछ नहीं भी सुलझते थे, बिकॉज उसमें से जो ट्रेल होती है ना वो ठंडी पड़ जाती थी, तो आपको ज़्यादा साक्ष्य मिलते नहीं, बट लोग आके बताते थे मेरे को, क्योंकि नाम था मेरा कि ये आ गए हैं तो ये पुराने केस सॉल्व करते हैं, तो खुद आके मेरे को बताते थे कि हमारे भी भाई का मर्डर हुआ था और उसमें ऐसा ऐसा था, कुछ हुआ नहीं, तो हम वो डायरी निकालते थे, उसको पढ़ते थे, कई बार वो सॉल्व भी हो जाते थे। तो ऐसे मैंने अपने जहाँ भी मैं फील्ड में रहा तो 110 केसेस मैंने ऐसे निकाले। 110 10, हाँ, केसेस? ऐसे वाले जो बंद हो गए थे, और मैक्सिमम मर्डर मर्डर के थे? मर्डर के सिर्फ, कोई 5 साल पुराने, कोई 8 साल पुराना, कोई एक 15 साल पुराना केस भी निकला था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो ऑपरेशन उजागर। उसके अंतर्गत एक केस था, उसकी मैंने किताब लिखी है, अभी तो पूरा लिख लिया मैंने, अब उसको मेरे को पब्लिश करना है, एंड इट विल बी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। उसका नाम भी मैंने दिया द साउंड ऑफ घुंघरू। सर और एक मैं को ऑथर करना चाहूँगा एक डिजिटल के ऊपर। बिल्कुल, आप आइए, बैठे, अपन बात करेंगे। तो फिर आपको मेरे साथ, मेरे को बस समय, मैं राइटिंग का समय मेरे पास कम होता है तो मैं लिखता हूँ। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आप, लेकिन आपका बस गाइडेंस चाहिए। अपन उसको बात करेंगे, वी विल टॉक। एक बचपन में आप पढ़ने में कैसे थे? मैं हाँ। पढ़ने में अच्छा ही था हमेशा से, बट मैं 10th के बाद ज़्यादा अच्छा हो गया। मतलब 10th तक तो इतना सीरियस नहीं था मैं, ठीक है, एवरेज था, बट फिर मैं 8th 9th 8th एंड 9th मैंने यूएस में किया। मेरे फादर वहीं पोस्टेड थे यूएस में, बॉस्टन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वो उसके वो कोर्स करने गए थे, फेलो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, तब हम बॉस्टन में पढ़े थे। हार्वर्ड में रहता था मैं, एक कैम्ब्रिज बोल के सबब है, तो वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पढ़ता था, तो वो तो अच्छा था। बट जब वापस आया 10वीं में मैंने ज्वाइन किया दिल्ली पब्लिक स्कूल इन दिल्ली में पढ़ा था, पापा वहाँ पोस्टेड थे, तब मेरा बेटर हो गया। मतलब पता नहीं, वहाँ से जब मैं आया तब मेरे को ऐसा बोध हुआ कि भैया पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं तो अपना आगे का कैरियर बनाना है। तो उधर से मेरे को ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे फिर मैं पढ़ाई में अतिरिक्त ध्यान देने लगा। पहले तो एवरेज था, आफ्टर 10th आई बिकेम क्वाइट गुड। You become serious. Sir, you have been dealing with a lots of criminal cases. One particular case which is quite close to your heart and you would like to share with our viewers. There's a very long तो अभी टाइम आई डोंट थिंक वी विल हैव, यू वांट मी टू टेल? Yeah. बट इट इज वेरी लॉन्ग यार, मेनी अगर केसेस। 1 या 2 मिनट में हो जाए तो एक कोई भी जो केसेस तो बहुत हैं, बट एक बता देता हूँ। जी। देर इज, जैसे पुराने केसेस जो मैं खोल के सॉल्व करता था, तो उसके तहत मैं उज्जैन में डीआईजी था। दिस वाज 2000, आई थिंक 2009 या 2010, बिटवीन दैट टाइम। तो आई गेट इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया ना, लोग को पता था कि ये वो पुराने केस, तो मेरे को खुद ही आके सूचनाएं देते थे। तो कभी कभी हम पेपर में भी जो हमारे पुराने केस सॉल्व होते थे तो उसको हम छापते थे, तो लोग पढ़ते थे, तो और उस समय आते थे, बताते थे। तो एक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे एक, आई थिंक इट वॉज तराना पुलिस स्टेशन, आई एम नॉट श्योर कौन सा है, बट उसमें एक गाँव था। उस गाँव में 3-4 साल तक बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब 5 साल के, 6 साल के, दे वर डाइंग। they were dying.
मर जाते, मतलब उनका कोई किसी कोई कुएं में किसी की लाश मिल गई, कोई नदी में किसी की लाश मिल गई, कोई ऐसा ड्राउनिंग से डेथ होती थी, तो देयर वाज नो स्पेसिफिक रीज़न दैट इट वाज अ मर्डर और समथिंग लाइक दैट, इट वाज अननेचुरल डेथ जिसे बोलते हैं ना। 174 सीआरपीसी होता था उस समय, दैट वाज मर्ग का केस कायम होता था, उसमें जांच होती थी, ये प्रूव होता था कि वो ड्राउनिंग से हुई है, तो वो फाइल हो जाता था केस। वो इट इज़ नहीं, वो कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता था, बिकॉज ड्राउन, तो बच्चा तो गिर सकता है कुएं में भी या नदी में भी, कारण नहीं होता था कि वो कुएं में गया क्यों, मतलब लाइक दैट। बट अननेचुरल डेथ के बाद वो ख़त्म हो जाते, आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ पाया नहीं जाता था। ऐसे ही शायद 4-5 केसेस थे। तो मेरे को किसी ने बताया कि आके इन्फॉर्मर ने कि सर इसमें आप ज़रा बारीकी से जांच करिए, क्योंकि उसी गांव में एक लड़की रहती थी, उस समय उसकी उम्र 12 या 11 साल की थी, तो इसका इसमें रोल है, तो आप उसकी जांच करिए तो आपको पता चलेगा। मतलब ऐसे कि इन्फॉर्मर्स भी आके ना बिल्कुल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जनरली इन्फॉर्मर्स आके आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंडिकेशन देंगे। हाँ इंडिकेशंस है ना, यू हैव टू डेवलप इट। कभी कभी तो होता है कि बिल्कुल ही पिन पॉइंट बता देते हैं, बट वो कम होता है, जनरली तो इंडिकेट करते हैं, बाकी आपको उसको आगे डेवलप करके बनाना पड़ता है। तो जब उनने मेरे को ये दिया तो हमने अपनी टीम को उस पर लगाया कि क्या मामला है, तो वो 4-5 केसेस हमने निकाले, और ये पहले पता करने का मैंने उनसे बोला कि इस लड़की के साथ जो मेरे को बताया जा रहा है, इन 5 बच्चों का कोई ऐसा संबंध संपर्क है कि पहले तो ये पता करो, तब तो आगे बढ़े। तो वो सब पता, कोई ना कोई उस मोहल्ले में रहते थे, या कोई ना कोई उसकी सहेली थी जिसका भाई था ये जो मर गया। 2009-10 की बात बता रहे हैं? हाँ, ये मैंने 9-10 में सॉल्व किया, ये पहले के केस थे। अच्छा। वो मतलब लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो गई थी, उस समय वो 12 साल की थी, मतलब 6-7 साल निकल गए थे उस बात को। अल्टीमेटली इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट ये पता चला कि वो दैट गर्ल जो बच्ची थी, वो उसको अपने, उसका एक छोटा भाई था, वो शायद 4 या 5 साल का था, तो उससे उसको बहुत लगाव था, बहुत पॉजिटिव थी, और उसको कोई कुछ बोले या कुछ भी करे तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता था, मतलब दैट वाज द फैक्ट। तो जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा उसके भाई से कुछ बोलता था, या भाई आके इसको बताता था कि मेरे को उसने मारा या मेरे को उसने, तो उससे फिर वो बदला लेती थी। अच्छा। और उस बच्चे को या उसको कभी कहीं ले जाके कुएं में फेंक दिया, और किसी बच्चे को कहीं बुला के उसको नदी में बहा दिया। ऐसे 5 बच्चे मारे थे उसने। और खुद ही एक खुद की माइनर बच्ची थी, शी वाज 11-12 ईयर्स ओल्ड। वो 3-4-5 साल के बच्चों को करती थी। कभी एक तो केस था जिसमें उनके सामने कोई पड़ोसी रहता था, उसने, मतलब वो एडल्ट आदमी ने, इसका भाई कुछ कर रहा होगा, मिसशिफ, मस्ती कर रहा होगा, तो उसने, उस व्यक्ति ने उसको एक आध झापड़ लगा दिया। तो उसने आके अपनी बहन को बताया होगा कि इसने मेरे को मारा। तो उसने, ठीक है, तो उसके बच्चे को इसने मार दिया। ऐसे करके 5 लोगों को उसने मार दिया। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? बच्ची ने अरेस्ट किया उसको। बच्ची को वो तो बड़ी हो गई थी तब, वो तो 18 साल से ऊपर हो गई थी ना, मैंने बताया ना, 6-7 साल बाद की बात थी वो। उसकी शायद शादी भी हो गई थी, मेरे को ऐसा पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई डोंट रिमेंबर, बट वो बड़ी हो गई थी, शी वाज एडल्ट देन। उस समय भी अगर उसको पता चल जाता तो वो अरेस्ट तो फिर भी होती, बिकॉज अपराध तो सेम होता है, बच्चा करे चाहे बड़ा करे, उसकी पनिशमेंट का तरीका अलग हो सकता है, बट अपराध तो वही होता है। बट बाय द टाइम हमने जब डिटेक्ट किया इसको, तब तक वो तो शी वाज ऑलरेडी एन एडल्ट। एंड बट उसके जो ऑब्सेशन था फॉर हर ब्रदर, वो 2-3 साल ही चला, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग, जो वो अच्छा। मारने पे उतर आती थी। फिर वो अपने आप ठीक हो गई, पता नहीं क्यों, कैसे हो गई, दैट आई डोंट नो, बट जब तक हमें पता चला तब तक वो एडल्ट भी थी, और इसको फिर हमने सॉल्व भी किया, इसको चालान भी किया था कोर्ट में। सर, आपने हमारे साथ समय बिताया, और आपने बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, लेकिन इतने एफर्ट करने के बावजूद भी बहुत सारा ऐसा भी होता है कि लोग विक्टिम बन जाते हैं। अगर विक्टिम बन जाए फिर वो लोग क्या करें? देखिए, विक्टिम का काम होता है बताना, और कल्प्रिट का काम होता है छुपाना। तो अगर आप उससे बच सको, जागरूक, आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्राइम की बात कर रहे हैं, अगर आप बच सको, दैट इज़ द बेस्ट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं भी यही प्रयास करता रहता हूँ कि लोगों तक संदेश पहुँचाऊँ जितना हो सके, ताकि वो अपराध से बचें, और लोग भी अपने आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें, और अपराध से बचें। साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ मैं, और बच गए, दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्रिवेंशन। उसके बाद अगर आप कभी विक्टिम बन भी जाओ, इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, जैसे साइबर दुनिया में तो सबसे बड़ा एफर्ट है, एक आपको करना है, एक तो माइंडसेट बदलना है, दूसरा आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। आपको बिल्कुल, आज से ही जिनने भी सुना है ये मेरा, बिल्कुल आप समझ लो कि साइबर क्राइम इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्राइम है।
जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन आप देते हो, आप ही देते हो जनरली इन्फॉर्मेशन, और जब गलत हाथ में जाती है तो अपराध बनता है आपके ऊपर। तो आप ही उसको रोक सकते हो। और आपकी इन्फॉर्मेशन कोई रोक सकता है क्या? मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ कौन रोक सकता है? मैं ही रोक सकता हूँ। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखो। किसके साथ शेयर करना, कब शेयर करना, कितना शेयर करना कि भी नहीं करना, ये आप डिसाइड करो। जी। Secure your information, change your mindset, and try to prevent crime. But after that, even if crime occurs, then never believe that you are the culprit. I have seen many cases in cyber crime जब लोग सोचने लग जाते हैं डर कि जाते हमने हैं गलती करी है, हम ही उसके अपराधी हैं। पता चलेगा लोगों को तो हमारा क्या होगा। जैसे ये आपका एक होता है सेक्सटॉर्शन, एक क्राइम चल, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑनलाइन ग्रूमिंग। उसमें आपको वीडियो कॉल देंगे, वीडियो कॉल को वो लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उस वीडियो कॉल को अश्लील बनाएंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो ऐसे लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं कि भाई हम क्या बोलेंगे लोगों को, लोग क्या सोचेंगे हमारे। इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, इट इज़ बैड। मतलब आपको लग सकता है कि ऐसा होगा, बट अल्टीमेटली आप विक्टिम हो, आप कल्प्रिट नहीं हो। वो तो फर्जी है, वो जो वीडियो जो भी बनाया है, इट हैज़ बीन डॉक्टर्ड, इट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड। तो आपका काम फिर बनता है कि आप उसको रिपोर्ट करो। और रिपोर्ट करो, बच्चा है तो ही हैज़ टू रिपोर्ट टू हिज पेरेंट्स, या फिर टीचर्स, प्रोफेसर, या ब्रदर सिस्टर, जिस पे आपको विश्वास है, उनको रिपोर्ट बताओ और फिर उसके सोल्यूशन ढूंढो। अगर आप एडल्ट हो तो फिर आप पुलिस से रिपोर्ट करो, बट ब्लैकमेल में मत आना, बिकॉज वो सोल्यूशन नहीं है। आपके एक से बड़े अपराध में आप फंसाते जाएंगे आपको, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सो बेटर इज़ दैट यू रिपोर्ट एंड डोंट ट्राई टू हाइड कि मैंने ही गलती कर दी। आपने गलती, आप उसका अपराधी नहीं हो। गलती हो सकती है आपने करी, बट अपराध नहीं किया आपने। अपराध कोई और कर रहा है आपके ऊपर। आप विक्टिम। हाँ, तो उसको आपको विक्टिम के रूप में रिपोर्ट करो और अपना वो ढूंढो सोल्यूशन, रादर देन उसके ब्लैकमेल में आ जाओ और ज़्यादा फंसते जाओ। सर, ये जो पॉडकास्ट है, आई एम प्रेटी सो इज़ गोइंग टू एनरिच आवर नॉलेज, और मुझे आशा है कि पुलिस, खासतौर पर आप जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस हासिल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।